बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूलिया और उसके साथी मेकअप में उस वक्त एक बस में बतौर मुसाफिर मौजूद थे। उस बस का आखिरी स्टॉप ब्लैक जोन के करीब वाक़या किंग गेट था, इसलिए उन सब ने किंग गेट की ही टिकटें ली थी। मास्क मेकअप करके वो क्राइस कॉलोनी की कोठी से वहाँ मौजूद कार में सवार होकर निकले और इस वक्त उनका यही इरादा था कि वो इसी कार में ब्लैक जोन पहुँचेंगे। लेकिन फिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि जो कुछ वो करने जा रहे थे उसके बाद अगर ये कार चेक हो जाती तो वो लोग जिन्होंने उन्हें कोठी दी थी वो मुफ्त में मारे जाते। इसलिए उन्होंने कार एक पब्लिक पार्किंग में खड़ी की और फिर वो बस में सवार हो गए। जूलिया और सफदर इकट्ठे बैठे थे, जबकि तनवीर और कैप्टन शील उन दोनों के ओकब में मौजूद थे। मास्क मेकअप के लिहाज से वो एक्रीमी ही नज़र आ रहे थे। मशीन पिस्टल्स उनकी जैकेटों की जेबों में मौजूद थे। किंग गेट पर जैसे ही बस पहुंची वो सब बस से नीचे उतर आए और बस कुछ फासले पर मौजूद अपने टर्मिनल की तरफ बढ़ गई। आओ उस सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर पहले प्लानिंग कर लें कि हमें वहाँ क्या करना है, ताकि हम उलझे नहीं। सफदर ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट में रश तकरीबन ना होने के बराबर था, इसलिए वो चारों एक कोने वाली मेज़ पर जाकर बैठ गए। सफदर ने वेटर से मेन्यू लेकर उस पर मछली की तली हुई डिश पर निशान लगाकर आर्डर दे दिया और वेटर वापस चला गया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। ये तुम्हें सोचने का दौरा फिर पड़ गया है, क्यों? तनवीर ने वेटर की जाते ही सफदर से मुखातिब होकर कहा तो सफदर बेएहतियात हंस पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम बगैर सोचे समझे वहाँ जाकर सिर्फ निशानाबाजी करेंगे? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि हमें सोचने में वक्त ज़ाया करने की बजाय एक्शन लेना चाहिए। तनवीर ने जवाब दिया, देखो तनवीर, मसला यह है कि हमने रेड एरो के चीफ के बारे में मालूम करना है, ताकि उसे घेर कर उससे लेबॉर्ट्री का पता मालूम कर सकें जहां फार्मूला पहुंचाया गया है। अब यह हमारी खुशकिस्मती थी कि मिस जूलिया हमारे साथ थी और हमने टोनी से जो कुछ मालूम किया उसके मुताबिक टोनी ने मिस जूलिया की वजह से किलिंग सेक्शन को हमारे बारे में इत्तला नहीं दी, वरना शायद हम बेखबरी में हलाक कर दिए जाते। यह शख्स टोनी अयाश फितरत आदमी था, इसलिए उसने प्लान बनाया कि हम जहाँ जाकर रिहाइश रखेंगे वो हमारे बारे में तो किलिंग सेक्शन को इत्तला कर देगा, जबकि मिस जूलिया को बेहोश करके अपने साथी ड्राइवर के साथ अगवा करके अपने किसी अड्डे पर ले जाएगा। क्योंकि मिस जूलिया बहरहाल एशिया ही नहीं, इस तरह हमें ब्लैक जोन, उसके दो बड़ों रोडनी और रिचर्ड के बारे में मालूमात हासिल हो गई हैं। रोडनी के बारे में तो यही बताया गया है कि वो किसी के सामने नहीं आता, लेकिन रिचर्ड तक बहरहाल पहुंचा जा सकता है। और हमारे बारे में हायर यकीनन उस रेड एरो के चीफ या उसके एजेंट बामन ने किया होगा, वरना ये आम गुंडे और बदमाश इन चक्रों में नहीं पड़ा करते। इसलिए अब हमने रिचर्ड को कवर करके उससे मालूमात हासिल करनी है। अगर तो वो रेड एरो के चीफ के बारे में जानता होगा तो हम वहाँ से निकल कर बराह रास्त उस पर हाथ डाल देंगे, वरना फिर उसे रोडनी के बारे में मालूमात हासिल करके उस रोडनी पर हाथ डालना पड़ेगा। सफदर ने जवाब देते हुए कहा, ये बातें मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे सामने ही ये सब बातें हुई हैं। फिर इस पर मज़ीद गौर करने का क्या मतलब हुआ? तनवीर ने कहा। उसी लम्हे वेटर ट्राली धकेलता हुआ वापस आया और उसने मेज़ पर खाना लगाना शुरू कर दिया, तो वो खामोश हो गए। जब वेटर वापस चला गया तो उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। ब्लैक जोन के बारे में जो कुछ टोनी ने बताया है उसके मुताबिक ब्लैक जोन इंतहाई खौफनाक गुंडों और बदमाशों का गुड़ है, लेकिन वहाँ गैर मुल्की सियाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ ब्लैक गन की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जाहिर है जिस अंदाज से काम हमने करना है उसके बाद ब्लैक जोन हमारे लिए दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह बन जाएगी। और रिचर्ड भी जाहिर है वहाँ पर किसी से नहीं मिलता होगा, इसलिए हमने सोचना है कि हम किसी झगड़े में पड़े बगैर कैसे रिचर्ड तक पहुँच सकते हैं, फिर रिचर्ड को किस तरह कवर किया जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, सफदर ने कहा। सफदर, मेरा ख्याल है कि इस वेटर से मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ये वेटर टाइप की मखलूक के पास ऐसी मालूमात होती हैं जो आम लोगों के पास नहीं हो सकती। उस रिचर्ड के बारे में बात की जा सकती है, कैप्टन शील ने कहा। हाँ, लेकिन ये लोग दूसरों को डांच देने के भी माहिर हैं, जूलिया ने कहा। ठीक है, खाना खा लें, फिर उससे बात करेंगे, सफदर ने कहा। फिर खाना खाने के बाद उन्होंने उस वेटर को इशारा किया तो वो ट्राली धकेलता हुआ वापस आ गया। ब्लैक कॉफ़ी ले आओ, सफदर ने कहा। यस सर, वेटर ने जवाब दिया और खाली बर्तन लेकर वो ट्राली धकेलता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो ब्लैक कॉफ़ी उन्हें सर्व कर दी गई। बिल ले आओ, सफदर ने कहा तो वेटर ने सर हिलाया और काफ़ी के खाली बर्तन ट्रे में रखकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वेटर वापस आया तो उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें बिल मौजूद था। सफदर ने एक नज़र बिल की तरफ देखा और जेब से एक बड़ी मालियत के नोटों की गड्डी निकाली और एक नोट निकाल कर उसने ट्रे में रख दिया। बाकी तुम्हारी टिप, सफदर ने कहा। ओ थैंक यू सर, वेटर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। सुनो, हमें चंद मालूमात चाहिए, अगर तुम मुहैया कर सको तो ऐसे 2 नोट और मिल सकते हैं। सफदर ने आहिस्ता से कहा तो प्लेट उठाता हुआ वेटर बेएहतियात चौंक पड़ा। और जनाब, आप स्पेशल रूम बुक करा लें, मैं वहीं आ जाऊँगा, वेटर ने आहिस्ता से कहा। जाकर बुक कराओ हमारी तरफ से, सफदर ने कहा और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वेटर वापस आया और उसने एक सुरह रंग का कार्ड सफदर के सामने रख दिया। बाईं तरफ राहदारी में चले जाइए साहब।
स्पेशल रूम नंबर 4, वेटर ने कहा। आ जाओ तुम, सफदर ने कार्ड उठाते हुए कहा। फिर वो उठ खड़ा हुआ और वेटर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो चारों एक बड़े से कमरे में कुर्सियों पर बैठे थे। ये स्पेशल रूम नंबर 4 था। कमरा साउंड प्रूफ था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और वेटर अंदर दाखिल हुआ। उसने शराब की एक बोतल उठा रखी थी। ये बोतल ज़रूरी थी साहब, ताकि मिस साहिबा के साथ आपका यहाँ बैठने का जवाब बन सके। वेटर ने बोतल मेज़ पर रखते हुए कहा। क्या यहाँ खुलेआम शराब पीना ममनू है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं जनाब, जब कोई मिस साहिबा को साथ लेकर स्पेशल रूम में जाता है तो फिर शराब उसकी ज़रूरत बन जाती है। वेटर ने जवाब दिया तो तनवीर ने बेएहतियात होंठ भींच लिए, क्योंकि उसे अब समझ आया कि वेटर क्या कहना चाहता है। क्या नाम है तुम्हारा? सफदर ने पूछा। मेरा नाम ब्रूक है जनाब, वेटर ने जवाब दिया। तुम कभी ब्लैक जोन में गए हो? सफदर ने कहा तो ब्रूक बेएहतियात उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ कदरे खौफ के तासुरात भी उभर आए। यस सर, मैंने वहाँ 2 माह मुलाजमत भी की है, लेकिन फिर मैंने मुलाजमत छोड़ दी। हालांकि वहाँ कमाने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन मौत भी हर घड़ी सर पर सवार रहती है। वहाँ किसी भी आदमी को किसी भी लम्हे में मौत आ सकती है, वेटर ब्रूक ने जवाब देते हुए कहा। अब मेरी बात गौर से सुनो और ये भी सुन लो कि अगर तुमने गलत बयानी की या धोखा देने की कोशिश की तो फिर नतीजा तुम्हारे हक में इंतहाई ख़राब भी निकल सकता है, सफदर ने कहा। उसके साथ ही उसने एक बार फिर जेब से बड़े मालियत के नोटों की गड्डी निकालकर उसमें से 2 नोट अलहदा किए और उन्हें अपने सामने मेज़ पर रखकर उसने गड्डी वापस जेब में रख ली। ब्रूक खामोश खड़ा रहा और बता उसकी तेज़ नज़रें उन दोनों नोटों पर जमी हुई थी। सर, जो कुछ मुझे मालूम होगा वो मैं दुरुस्त बता दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बड़ी मालियत के नोट इस तरह दे सकते हैं वो गलत बात पर गोली भी मार सकते हैं। ब्रूक ने कहा। देखो, हमारा ताल्लुक़ क्रीमिया के एक सिंडिकेट से है। हमारे सिंडिकेट ने यहाँ एक बड़ा काम कराना है और ये बड़ा काम ब्लैक गन का चीफ रिचर्ड कर सकता है, लेकिन हमारे मुखालिफ सिंडिकेट नहीं चाहते कि हम रिचर्ड से मिलकर ये काम कराएं। उसने ब्लैक जोन में ऐसे आदमी को हायर कर लिया है कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचकर रिचर्ड के बारे में पूछेंगे वो किसी ना किसी बहाने हमें गोली मार देंगे। हम मेकअप में हैं इसलिए वो हमें वैसे तो नहीं पहचान सकते, लेकिन बहरहाल जैसे ही हमने रिचर्ड से मिलने की बात किसी से की तो उन तक इत्तला पहुँच जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी से पूछे बगैर बराह रास्त रिचर्ड तक पहुँच जाए। एक बार हम रिचर्ड तक पहुँच गए तो फिर हमारे मुखालिफ हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि फिर हम रिचर्ड की हिफाजत में आ जाएंगे। इसलिए अब ये तुम बताओगे कि हम किस तरह किसी से पूछे बगैर रिचर्ड तक पहुंच सकते हैं। अगर तुम कोई आसान और वाज़ेह रास्ता बता सको तो ये दोनों नोट तुम्हारे होंगे, वरना फिर इसी पर इक्तफा करो जो मैं पहले तुम्हें दे चुका हूँ। हम कोई और तरीका इस्तेमाल करेंगे, सफदर ने कहा। एक शर्त पर बता सकता हूँ जनाब कि आप हल्फ दें कि मेरा नाम सामने नहीं आएगा। ब्रूक ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। ठीक है, हम हल्फ देते हैं कि तुम्हारा नाम किसी सूरत भी सामने नहीं आएगा। सफदर ने हाथ उठाकर हल्फ देते हुए कहा और दूसरे साथियों ने भी हाथ उठा दिए। जनाब, मैंने ब्लैक गन में ही मुलाजमत की, इसलिए मुझे मालूम है कि चीफ रिचर्ड से उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके ऑफिस में कोई किसी तरह भी नहीं मिल सकता। और फिर चीफ के ऑफिस में क्लोज सर्किट टेलीविज़न नस्ब है जनाब। वो पूरे क्लब में होने वाली तमाम हरकत और सकनात और आवाज़ों को चेक करते रहते हैं। इसलिए आपने उनसे अगर किसी से बात किए बगैर मिलना है तो आप क्लब में दाखिल होकर अपने हाथों सिरों पर रख लें और ऊंची आवाज़ में अपने सिंडिकेट का नाम और अपना मकसद बता दें। चीफ रिचर्ड फ़ौरन ही ये सब कुछ होता देख भी लेगा और सुन भी लेगा। चूँकि आपने सरों पर हाथ रखे हुए होंगे इसलिए कोई भी आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। आपके मुखालिफ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसके बाद चीफ की मर्ज़ी है कि वो आपसे मुलाकात करे या ना करे। अगर करेगा तो आपको कॉल कर लिया जाएगा और ना करेगा तो आपको बहरहाल इत्तला भी मिल जाएगी। उसके बाद आपको कोई हाथ ना लगा सकेगा। ब्रूक ने कहा। नहीं, इस तरह तो मामला हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। कोई और रास्ता बताओ, सफदर ने कहा। ये बताओ ब्रूक के चीफ उस दफ्तर के अलावा और कहाँ कहाँ मिल सकता है? कैप्टन शील ने कहा। मुझे क्या किसी को भी नहीं मालूम जनाब, ब्रूक ने जवाब दिया। क्या तुम उस चीफ रिचर्ड का ऑफिस देखा हुआ है? तनवीर ने पूछा। यस सर, वो चौथी मंजिल पर है जनाब। और चौथी मंजिल तो क्या, ग्राउंड मंजिल से ऊपर तक तमाम मंजिलें आम लोगों के लिए बंद हैं, इसलिए आप चीफ रिचर्ड की मर्जी के बगैर किसी सूरत भी ऊपर नहीं जा सकते। ब्रूक ने कहा। क्या वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं या लिफ्ट? सफदर ने पूछा। लिफ्ट जनाब, लेकिन ये लिफ्ट सिर्फ खास लोगों के लिए है, ब्रूक ने जवाब दिया। उसके ऑफिस से कोई भी रास्ता तो होगा, कैप्टन शील ने कहा। ज़रूर होगा जनाब, लेकिन मुझे मालूम नहीं, ब्रूक ने जवाब दिया। अगर हम वहाँ पहुँच कर किसी से बात करें और अपना तारुफ कराकर रिचर्ड से मुलाकात के बारे में कहें तो किससे कहें? सफदर ने कहा। काउंटर पर कहते हैं जनाब, वो खुद ही बात कर लेंगे, लेकिन आपको बता दूँ कि चीफ रिचर्ड बराह रास्त बहुत कम लोगों से मिलता है। हो सकता है आपको उनके किसी असिस्टेंट से मिलवा दिया जाए, लेकिन खुद उनका इस तरह मिलना तकरीबन नामुमकिन है। और जनाब, एक और बात बता दूं कि आप वहाँ कोई ऐसा लफ्ज़ या फिक्र जुबान से ना निकालें जिससे ब्लैक गन की या उसके चीफ की मामूली सी भी तौहीन होती हो, वरना दूसरे लम्हे आपकी जिस्म गोलियों से छलनी कर दिए जाएंगे। ब्रूक ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, ये तुम ले लो, तुमने बहरहाल सच बोला, सफदर ने कहा और दोनों नोट ब्रूक की तरफ बढ़ा दिए। ब्रूक ने जल्दी से नोट झिपटे और उन्हें जेब में डाल लिया। ये बोतल भी ले जाओ, तुम खुद पी लेना, सफदर ने कहा। तो ब्रूक ने शुक्रिया अदा करके बोतल उठा ली और वापस मुड़ा, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर वापस मुड़कर दोबारा उनके करीब आ गया। आप लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं?
ब्लैक जोन ऐसी जगह है जहां मामूली सी गलत हरकत का नतीजा भी यकीनी मौत होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रिचर्ड से इस अंदाज में मिलना चाहते हैं कि किसी को मालूम ना हो सके, तो फिर आप काउंटर पर जाकर अपने आप को ब्रूटन के ग्रुप के आदमी कह दें। ब्रूटन ग्रुप ब्लैक गन के चीफ बॉस रोडनी का खास ग्रुप है, इसलिए आपको आपकी बात फौरन रिचर्ड से करा दी जाएगी। उसके बाद अगर आप रिचर्ड को यकीन दिला दें कि उसका आपसे मिलना ज़रूरी है तो वो मिल लेगा, वरना दूसरी सूरत में आपको इनकार तो हो जाएगा लेकिन आपकी मौत टल जाएगी। वेटर बुक ने कहा। उसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़ा और तेज़ी से कदम उठाकर कमरे से बाहर चला गया। फिर तो मामला वाकई बेहद सीरियस है। इस तरह तो हम ना रिचर्ड से मिल सकेंगे ना उसे मालूमात हासिल कर सकेंगे। जूलिया ने वेटर के बाहर जाते ही कहा, तुम वहाँ चलो तो सही, फिर देखना कि वो कैसे नहीं मिलता। तनवीर ने कहा, मेरा ख्याल है सफदर कि हमें अपना आइडिया तब्दील करना होगा। कैप्टन शील ने कहा, क्या मतलब? सफदर ने चूम कर कहा, हमें किसी और अंदाज में उस रेड एरो के हेडक्वार्टर और उसके चीफ का खोज निकालना होगा, किसी मुखबरी करने वाली तंजीम के जरिए। ब्लैक जोन में अगर हम एक बार फंस गए तो हो सकता है कि मामला हमारे काबू से बाहर हो जाए। कैप्टन शील ने कहा, और कई जरिए कैसे इस्तेमाल किया जाए? मुखबरी करने वाली तंजीमें सिवाय खास लोगों के आम आदमी को सरकारी तंजीमों के बारे में कुछ नहीं बताया करती हैं, और इमरान साहब तो ऐसी तंजीमों को किसी ना किसी का हवाला देकर खास आदमी बन जाते हैं। लेकिन हम क्या करें? सफदर ने कहा, अरे तुम चलो तो सही, जो होगा देखा जाएगा। जब आदमी हरकत में आ जाए तो बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। तनवीर ने कहा, तनवीर ठीक कह रहा है सफदर, इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं। हम ब्लैक थंडर जैसी तंजीम के खिलाफ काम करने जहाँ आए हैं, अगर हम आम गुंडों और बदमाशों से हाइफ होने लगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। जूलिया ने तनवीर की हिमायत करते हुए कहा और सफदर बेएहतियात उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही बाकी साथी भी खड़े हो गए। तनवीर की आंखों में जूलिया की हिमायत की वजह से तेज चमक उभर आई थी। ओके चलें, जो होगा देखा जाएगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये सुन लो कि लीड मैं करूँगी। मेरी इजाज़त के बगैर तुम में से किसी ने कोई इकदाम नहीं करना। जूलिया ने कहा तो सबने इस में सर हिला दिए। फिर वो उस स्पेशल रूम से निकलकर हाल से होते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और फिर वो पैदल चलते हुए उस इलाके की तरफ बढ़ गए जिसे ब्लैक जोन कहा जाता था। ये एक खास इलाका था जहाँ कैफ़े, क्लबों और होटलों की भरमार थी, लेकिन हर क्लब और होटल के नाम के साथ ब्लैक का लफ्ज़ शामिल होता था, इसलिए पूरे इलाके को ब्लैक जोन कहा जाता। यहाँ से वसी और ईज़ इलाका था जहाँ ब्लैक गन के मुसल्लह अफराद ही हर तरफ घूमते फिरते नजर आ रहे थे, जिनकी महसूस निशानी उनकी पेशानियों पर बंधी हुई महसूस पट्टियाँ थी। अलबत्ता यहाँ वाकई गैर मुल्की सियाहों की इस कदर कसरत नज़र आ रही थी कि सफदर और उसके साथी इस कदर गैर मुल्की देखकर हैरान रह गए। वो चूँकि खुद भी एग्रीमेंट बने हुए थे, इसलिए वो भी गैर मुल्कियों के दरमियान चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। उन्हें ब्लैक गन नामी क्लब की तलाश थी और फिर वो उन्हें नजर आ गया। ये एक तरफ बनी हुई 4 मंजिला इमारत थी जिसका एरिया खासा वसी था। कंपाउंड गेट में दाखिल होकर जब वो हाल में पहुंचे तो वसी और अरीज हाल गैर मुल्कियों से तकरीबन पुर नजर आ रहा था। इस हाल के चारों तरफ भी बड़े बड़े हाल थे जिनमें गेम्स मशीनें मौजूद थी और बेशुमार गैर मुल्कियों में गेम्स खेलने में मसरूफ़ थे। इस हाल के चारों कोनों में 4 काउंटर बने थे जहां तकरीबन नीम अरिया नौजवान लड़कियां सर्विस देने में मसरूफ़ थीं। अलबत्ता एक साइड पर एक छोटा सा काउंटर था जिसके पीछे स्टूल पर एक लंबे कदरे भारी जिस्म का आदमी बैठा था। काउंटर पर 3-4 फ़ोन रखे थे और वह मुसलसल फ़ोन करने फ़ोन सुनने में मसरूफ़ थे। एक तरफ 2 लिफ्टें भी थी और उन लिफ्टों के ज़रिए भी लोग आ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि लिफ्टों में आने जाने वाले तमाम लोगों के सीनों पर सुर्ख रंग के मखसूस कार्ड लगे थे। जूलिया उस फ़ोन वाले काउंटर की तरफ बढ़ गई तो उसके साथी भी उसके पीछे उस तरफ को बढ़ते चले गए। क्या नाम है तुम्हारा? जूलिया ने काउंटर के करीब जाकर उस आदमी से मुहातिब होकर कहा जो फ़ोन सुनने में मसरूफ़ था। उसने जूलिया को जवाब देने की बजाय रिसीवर टेबल पर रखा और दूसरे फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने में मसरूफ़ हो गया। यूँ लगता था जैसे उसने जूलिया की बात को अहमियत ही ना दी हो। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है, जूलिया ने कार्ड खाने वाले लहजे में कहा। उसके साथ उसे हाथ बढ़ाकर टेबल पर रख दिया। ओह हटाओ हाथ और जाओ दूसरे काउंटर पर, उस आदमी ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है, नॉनसेंस, जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। तो उस आदमी ने रिसीवर वापस टेबल पर रख दिया क्योंकि जूलिया ने हाथ हटा लिया था। मेरा नाम क्राउन है, सुपरवाइज़र क्राउन, उस आदमी ने होंठ ब्रीचते हुए कहा। रिचर्ड से तुम्हारा बराह रास्त रब्ता है या किसी ज़रिए से? जूलिया ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा तो क्राउन बेएहतियात उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकलौत इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो अब गौर से जूलिया और उसके साथियों को देख रहा था। कौन हो तुम? क्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। रिचर्ड से कहो कि एक्रीमिया के रेड सिंडिकेट की मादाम फैनी अपने साथियों समेत बजाते खुद जहाँ मौजूद है और मैंने उससे एक अहम मामले में रिचर्ड से बात करनी है। जूलिया ने बड़े तहकुमाना लहजे में बात करते हुए कहा। चीफ रिचर्ड किसी से बराह रास्त बात नहीं करता, चाहे वो एक्रीमिया का सदर ही क्यों ना हो। अगर तुमने कोई बात करनी है तो लार्सन से कर लो, मैं तुम्हें कार्ड दे देता हूँ, दूसरी मंजिल पर उसका ऑफिस है। क्राउन ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, ऐसे ही सही, जूलिया ने कहा। तो सुपरवाइजर क्राउन ने काउंटर के नीचे से सुरख रंग के 4 कार्ड निकाले, उन पर दस्तखत की और कार्ड उनकी तरफ बढ़ा दिए। दूसरी मंजिल पर लार्सन का ऑफिस किसी से पूछ लेना। क्राउन ने कहा। थैंक यू, अगर कभी एक्रीमिया आना हो तो रेड सिंडिकेट क्लब आ जाना, तुम्हें माला माल कर दिया जाएगा। जूलिया ने एक कार्ड उठाते हुए बड़े शाहाना अंदाज में कहा। लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। सफदर और उसके साथी ने भी एक एक कार्ड उठा लिया और फिर वो चारों लिफ्ट के सामने पहुंच गए।
चंद लम्हों बाद लिफ्ट आकर रुकी। उसमें से 5-6 अफराद निकल कर बाहर चले गए तो वो चारों अंदर दाखिल हुए। अब ये इत्तेफाक था कि उन चारों के अलावा और कोई लिफ्ट में सवार ना था। चौथी मंजिल, जूलिया ने लिफ्ट बॉय से कहा। चौथी मंजिल? मगर लिफ्ट बॉय ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, हमारा ताल्लुक ग्रेट सिंडिकेट से है और तुम्हारी चीफ के हम खसूसी मेहमान हैं। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, थैंक यू, कार्ड तो आपके हैं। लिफ्ट बॉय ने कहा और चौथी मंजिल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद लिफ्ट चौथी मंजिल पर जाकर रुकी। लिफ्ट बॉय ने दरवाज़ा खोला तो वो चारों लिफ्ट से बाहर आ गए। वहाँ नीचे जाने वाला कोई ना था, इसलिए लिफ्ट हाल ही वापस चली गई। ये एक लंबी सी राहदारी थी जिसमें 2 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। वो उन चारों को देखकर चौंक पड़े। तुम्हारी चीफ ने हमें खसूसी तौर पर कॉल किया है। जूलिया ने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड लहराते हुए कहा, यस मैडम, आइए। दोनों मुसल्लह अफराद ने मुतमईन होकर कहा। फिर वह एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए। चीफ अंदर ऑफिस में मौजूद है, मुसल्ले आदमी ने साइड पर हटते हुए कहा। तो जूलिया ने दरवाजे को दिखेला और अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे उसके साथी भी अंदर दाखिल हो गए। हाँ, वाकई हर तरफ क्लोज सर्किट टेलीविजन स्क्रीनें मौजूद थी और एक बड़ी सी मेज के पीछे एक भारी जिस्म का आदमी बैठा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। वो शायद कोई फाइल पढ़ने में मसरूफ़ था, लेकिन दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। उसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। उसके सामने मेज़ पर कई रंगों के फ़ोन मौजूद थे। क्लोज सर्किट टेलीविजन स्क्रीनों पर क्लब के तमाम हिस्सों की तस्वीर दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो और तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? उस आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके हाथ में शराब की आधी भरी हुई बोतल वैसे ही मौजूद थी। तुम्हारा नाम रिचर्ड है और तुम ब्लैक गन के चीफ हो। जूलिया ने आगे बढ़ते हुए सर्द और तहकुमाना लहजे में कहा, हाँ, मगर तुम कौन हो और आखिर तुम सब किस तरह यूँ मुँह उठाए अंदर आ गए हो? इस बार रिचर्ड के लहजे में हैरत के साथ साथ दूसरे के तासुरात भी उभर आए थे। उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल मेज़ पर रखी और उसका हाथ तेज़ी से मेज़ की खुली हुई दराज की तरफ बढ़ गया। वो अब शायद हैरत के पहले शदीद झटके से निकल आया था। मेरा नाम मादाम फैनी और हमारा ताल्लुक रेड सिंडिकेट से है। जूलिया ने मेज़ के करीब पहुंचकर पहले जैसे तहकुमाना लहजे में कहा, लेकिन जैसे उसका फिक्रा ख़त्म हुआ उसका हाथ बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत में आया और दूसरे लम्हे मेज़ पर पड़ी हुई शराब की आधी भरी हुई बोतल एक धमाके से रिचर्ड के सर पर कुव्वत से जा पड़ी और रिचर्ड के मुंह से यकलख चीख निकली और वो पीछे की तरफ हटा। उसके साथ ही उसने यकलख जंप लगाकर उठना चाहा, लेकिन जूलिया का हाथ पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से हरकत में आया और इस बार बोतल रिचर्ड के सर पर लगकर टूट गई और रिचर्ड के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई और दूसरे लम्हे उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया। दरवाज़ा लॉक कर दो कैप्टन शील, वरना बाहर के लोग किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं, जूलिया ने मुड़कर कहा। तो कैप्टन शील, जो दरवाजे के करीब मौजूद था, ने असबात में सर हिलाते हुए दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक कर दिया। इस ऑफिस के कोने में एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था। तुम उधर जाकर देखो तनवीर, और सफदर तुम उसे यहाँ इस कुर्सी से निकाल कर इस कुर्सी पर बिठा दो, जल्दी करो, किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, जूलिया ने बाकायदा हिदायत देते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने मेज़ पर रखे हुए मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन के रिसीवर उठाकर नीचे मेज़ पर रखने शुरू कर दिए, जबकि कैप्टन शील ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर सफदर के साथ मिलकर उसने रिचर्ड को उसकी कुर्सी से घसीट कर बाहर खींचा और साथ पड़ी हुई दूसरी आम से कुर्सी पर डाल दिया। रिचर्ड बेहोश था। उसके सर पर घूमर सा उभर आया। उगली तरफ एक बड़ा कमरा है जो बेडरूम के अंदाज में सजा हुआ है, तनवीर ने वापस आकर बताया। उसका कोट इसकी पुष्ट पर नीचे कर दो, जल्दी करो, जूलिया ने सफदर से मुहातिब होकर कहा। तो सफदर ने उसके हुक्म की तामील कर दी। अब इसके बेल्ट उतार कर इसके दोनों पैर नीचे कुर्सी के एक पाए के साथ करके बांध दो, जल्दी करो, तनवीर, जूलिया ने कहा। तो सफदर ने एक बार फिर तेज़ी से इसके हुक्म की तामील कर दी। अब मैं इसे होश में ला रही हूँ, तुमने हर तरफ से मोहतात रहना है। वैसे तो ये साउंड प्रूफ कमरा है, लेकिन फिर भी ख्याल रखना, हम इस वक्त भीड़ों के छत्ते में मौजूद हैं, जूलिया ने कहा। उसके हाथ में पकड़ी हुई टूटी बोतल को मेज़ पर रखा और दोनों हाथों से रिचर्ड की नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब रिचर्ड के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो उसने हाथ हटाए और मेज़ पर रखी हुई टूटी बोतल दोबारा उठा ली। बोतल दरमियान से टूट जाने की वजह से उसका टूटा हुआ हिस्सा जगह जगह से नोकदार हो गया और यूँ महसूस हो रहा था जैसे बोतल के किनारे छोटी छोटी बर्छियों में तब्दील हो गए हों। चंद लम्हों बाद रिचर्ड ने कराहते हुए आंखें खोली और उसके साथ उसने बेएहतियात एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन साथ खड़े हुए सफदर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने ना दिया। कौन हो तुम और ये तुमने क्या किया है? तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? जानते हो मुझे? रिचर्ड ने यकला थलक के बल चीखते हुए कहा। पहली बात तो ये सुन लो रिचर्ड कि ये कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए तुम्हारी चीखें बाहर नहीं जाएंगी और तमाम फ़ोन की रिसीवर मैंने उतार कर रख दी है और मुझे मालूम है कि कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता कि यहाँ आकर मालूमात करे कि तुमने ऐसा क्यों किया। और आखिरी बात ये कि हमें सिर्फ तुमसे चंद बातें मालूम करनी है। अगर तुम सच बोल दोगे तो टूट फूट से बच जाओगे, वरना तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा, जूलिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम कौन हो पहले मुझे ये बताओ, आज तक किसी ने ऐसी जुर्रत का ख्वाब भी नहीं देखा और तुम इस हद तक पहुँच गई हो।
रिचर्ड ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम बताओ कि तुमने कैमरों के जरिए एशियाइयों के मेकअप चेक करने का हुक्म किसके कहने पर दिया था? जूलिया ने कहा तो रिचर्ड बेएहतियात उछल पड़ा, तो तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग तो नहीं, वही जिनकी चेकिंग हो रही थी? रिचर्ड ने इंतहाई हैरत भरी लहजे में कहा, हाँ हम वही हैं, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। जूलिया ने कहा, हैरत है कि तुम कैमरा और किलिंग सेक्शन से बचकर जान तक पहुंच गए हो, इंतहाई हैरत है। रिचर्ड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे से खुद इस बात पर यकीन ना आ रहा हो कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जूलिया ने यकलहत बदले हुए लहजे में कहा, सुनो अब भी वक्त है, मुझसे माफ़ी मांग कर वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी एक हड्डी भी सलामत नहीं रहेगी। रिचर्ड ने कहा, लेकिन जैसे उसका फिक्रा मुकम्मल हुआ, जूलिया का वो हाथ जिसमें टूटी हुई बोतल मौजूद थी हरकत में आया। दूसरे लम्हे कमरा रिचर्ड के हलक से निकलने वाली होलनाक चीख से गूंज उठा। जूलिया ने टूटी हुई बोतल का वार उसके चेहरे पर कर दिया और टूटी हुई बोतल की बिच्छीनुमा सिरों ने रिचर्ड के चेहरे को एक लम्हे घेर कर रख दिया। बोलो, जवाब दो, वरना अब तुम्हारी आंखों की बारी है, बोलो। जूलिया ने दूसरा वार किया और रिचर्ड का चेहरा खून और जख्मों से भर गया। सिर्फ उसकी आंखें और पेशानी बच गई और वो बुरी तरह तड़प रहा था और चीख रहा था, राजर के रेड एरो के राजर के। जूलिया का हाथ तीसरी बार हरकत में आता देखकर रिचर्ड ने हलक के बल चीखते हुए कहना शुरू कर दिया, रेड एरो का चीफ कौन है और वो कहाँ होता है? बोलो, जवाब दो, वरना। जूलिया ने इंतहाई सफाक लहजे में कहा, रेड एरो का चीफ आर्थर है, वो चीफ बॉस रॉडनी का दोस्त है। उसने चीफ बॉस से कहा होगा तो चीफ बॉस ने राजर को मेरे पास भिजवाया, फिर उसके कहने पर ही मैंने कार्रवाई की। रिचर्ड ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा, उसकी सारी अकड़ फू निकल चुकी थी। आर्थर कहाँ मिलेगा? बोलो। जूलिया ने कहा, मुझे नहीं मालूम, चीफ बॉस रॉडनी को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। रिचर्ड ने कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से इंतहाई खौफनाक चीखें निकली। इस बार जूलिया ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया था। आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, इन जख्मों का तो इलाज हो सकता है, लेकिन आंखें कट गईं तो उनका कोई इलाज ना हो सकेगा और अंधा रिचर्ड फुटपाथ पर पड़ा पूरी ज़िंदगी गुजार देगा। इसका तुम बखूबी तसव्वुर कर सकते हो, इसलिए तफसीलात बताओ। हमने हर सूरत में उस आर्थर तक पहुंचना है। जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा, सुनो सुनो, मुझे अंधा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। रोडनी ब्लैक गन का चीफ बॉस है, आर्थर उसका दोस्त है और आर्थर रेड एरो का चीफ है। उसका हेडक्वार्टर 3rd एवेन्यू पर है, टॉप क्लब के नीचे, लेकिन वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। बामेन सनाकी से बाहर है और यकीनन आर्थर भी जहाँ मौजूद नहीं, इसलिए उन्होंने चीफ बॉस रॉडनी से कहकर राजर को मेरे पास भेजा ताकि मैं तुम्हें हलाक किया जा सके। लेकिन चीफ बॉस रॉडनी को मालूम होगा कि आर्थर और बामेन कहाँ हैं, मुझे नहीं मालूम। रिचर्ड ने कहा, रोडनी कहाँ है? जूलिया ने पूछा, वो अपने मखसूस ऑफिस में होगा, उसका ऑफिस तीसरी मंजिल पर है, वो वहाँ बर्कले के नाम से मशहूर है। हालांकि वो है रोडनी, लेकिन वो बर्कले के नाम से काम करता है, सिर्फ अपने स्पेशल फ़ोन पर वो रोडनी होता है। रिचर्ड ने इस बात कदरे डूबते हुए लहजे में कहा, शायद मुसलसल खून बहने की वजह से अब उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। कौन से फ़ोन पर उससे बात होती है? सुर फ़ोन पर। रिचर्ड ने इसी तरह डूबते हुए लहजे में कहा, तुम करें इसे मिस जूलिया, हम उसे तलाश कर लेंगे। अचानक तनवीर ने कहा तो जूलिया ने हाथ में पकड़ी हुई बोतल एक तरफ फेंकी। दूसरे लम्हे उसने अपनी जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। नकाहत की वजह से रिचर्ड की आंखें बंद होती जा रही थी, जबकि दूसरे लम्हे पे दर पे धमाकों के साथ ही गोलियां रिचर्ड के सीने में उतरती चली गई। आओ, अब हमने बर्कले को पकड़ना है, आओ। जूलिया ने मशीन पिस्टल वापस जैकेट की जेब में डालते हुए कहा, मेरे पास साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद है, बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद को हलाक करना ज़रूरी है। कैप्टन शीन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उसके साथ उसने एक हाथ जेब में डाला और दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। उसके साथ ही तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही हल्की सी इंसानी चीखें और मुसल्लह अफराद के नीचे गिरने के धमाके सुनाई दिए। सफदर, तनवीर और जूलिया भी उछलकर बाहर राहदारी में आ गए। ये लिफ्ट ऊपर नहीं आएगी, इसलिए उसका इंतज़ार गैर ज़रूरी है, हमें सीढ़ियाँ उतरकर तीसरी मंजिल पर जाना होगा। जूलिया ने कहा, मैं पहले जाता हूँ, मेरे पास साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मौजूद है। ने कहा। उसके साथ ही वो पंजों के बल तेज़ी से दौड़ता हुआ उस तरफ को बढ़ गया जिधर लिफ्ट थी। उसके साथ ही सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। वो पंजों के बल से दौड़ता हुआ उस तरफ को बढ़ गया जिधर लिफ्ट थी। उसके साथ ही सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी कि नीचे मौजूद मुसल्लह अफराद में से दौड़ते हुए कदमों की दमक सुनाई ना दे, वो अलर्ट ना हो जाए। हमें असल हेडक्वार्टर पर रेड करना चाहिए था मिस जूलिया, सफदर ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा। अगर आर्थर वहाँ नहीं तो फिर ये फजूल कार्रवाई होगी और उससे सिर्फ वक्त ज़ाया होगा। जूलिया ने जवाब दिया और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो तीनों सीढ़ियाँ उतर कर तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहाँ राहदारी में 4 मुसल्लह अफराद लाशों की सूरत में पड़े नजर आ रहे थे। उसी लम्हे एक दरवाजे से तनवीर बाहर आ गया। मैंने रोडनी को बेहोश कर दिया है, तनवीर ने पास आकर कहा। वेरी गुड, वाकई तुम्हारी कारकर्दगी बेदाग भी है और तेज़ भी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर का चेहरा बेएहतियात चमक उठा। कमरे में 2 औरतें भी थीं, मैंने उन्हें हलाक कर दिया है, तनवीर ने कहा। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उससे मालूमात हासिल करती हूँ। तनवीर, तुम मेरे साथ आओ, जूलिया ने कहा। उसके साथ ही वो खुले हुए दरवाजे में अंदर दाखिल हुई तो वहाँ एक सोफे पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बेहोश पड़ा था, जबकि 2 नीम अरियां लड़कियां लाशों की सूरत में 2 सोफों के
के दरमियान कालीन पर पड़ी हुई थी। इन दोनों को घसीट कर एक तरफ फेंक दो, जूलिया ने उन्हें देखकर नफरत भरे लहजे में कहा और तनवीर ने आगे बढ़कर बारी बारी दोनों लड़कियों को साइड कर दिया। रोडनी के हाथ उकप में करके बेल्ट से बांध दो, जूलिया ने कहा तो तनवीर ने सर हिलाते हुए अपनी बेल्ट उतारी। फिर सोफे पर साइड के बल पड़े हुए इस आदमी के दोनों हाथ उसके उकप में करके उसने बेल्ट बांध दी। उसे कैसे बेहोश किया था? जूलिया ने पूछा। मैंने बाहर मौजूद लोगों को हलाक किया, मशीन पिस्टल लेकर अंदर दाखिल हुआ, फिर ये लड़कियां हलाक की। इससे पहले कि ये संभलता मैंने मशीन पिस्टल का दस्ता उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। तनवीर ने जवाब दिया। ओके, इसे होश में ले आओ, फिर उसके उकब में खड़े हो जाओ, इसे उठना नहीं चाहिए, जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि इसे पूछ-गुछ ऊपर ले जाकर की जाए या फिर सफदर को ऊपर भिजवा दिया जाए, क्योंकि अगर इस दौरान रिचर्ड की लाश दरियाफ्त हो गई तो यहाँ कयामत बर्पा हो जाएगी। तनवीर ने कहा। ओ हाँ, तुम उसे होश में ले आओ, मैं सफदर को भेजती हूँ, जूलिया ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तनवीर ने रोडनी को गर्दन से पकड़कर सीधा किया, दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर जगह बाद दीगरे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे या चौथे थप्पड़ पर रोडनी कराहता हुआ होश में आ गया। तनवीर उसे छोड़कर तेजी से सोफे के उकब में जाकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे जूलिया वापिस आ गई। ये क्या, तुम लोग कौन हो? रोडनी ने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन तनवीर ने उसके दोनों कांधों पर हाथ रखकर उसे उठने ना दिया। बैठे रहो वरना, तनवीर ने गराते हुए कहा और उस आदमी ने गर्दन उठाकर उधर देखा, फिर सर सीधा कर लिया। तुम कौन हो? उसने सामने खड़ी जूलिया से मुहातिब होकर कहा। उसकी लहजे में हैरत का आंसर गालिब था। तुम्हारा नाम रोडनी है, तुम उस ब्लैक गन के चीफ बॉस हो? जूलिया ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए सर्द लहजे में कहा। नहीं, मैं तो बर्कले हूँ, असिस्टेंट मैनेजर। रोडनी तो चीफ बॉस है, वो तो किसी के सामने नहीं आता। उस आदमी ने जवाब दिया ही था कि जूलिया ने मशीन पिस्टल की नाल उसकी नाक के एक नथने में इस तरह घुसेड़ दी कि रोडनी के हलक से बेएहतियात चीखें निकलने लगी। उसका नथना फट गया और उससे खून बहने लगा। अब अगर झूठ बोला तो मुंह के अंदर फायरिंग करूंगी, जूलिया ने कराते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम किसी से भी पूछ लो, इस आदमी ने कराते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे कमरा एक बार फिर उसके हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जूलिया ने इस बार दूसरे नथने के साथ वही हशर किया जो पहले नथने का कर चुकी थी। रुक जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी ने दाएं बाएं सर पटकते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे जूलिया ने उंगली मोड़कर उसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मारकर कमरा उस आदमी के हलक से निकलने वाली पे दर पे चीखों से गूंजने लगा। उसका चेहरा पसीने से शराबोर हो गया और आंखें फट सी गईं। सच बोलो वरना। हाँ, मैं रोडनी हूँ, मैं हूँ रोडनी, उस आदमी ने इस बार इस तरह हलक के बल चीखते हुए कहा जैसे अगर अल्फाज एक लम्हा मजीद उसके मुंह के अंदर रह गए तो शायद उस पर कोई और क़यामत टूट पड़े। अब मेरे सवाल का जवाब सोच समझ कर देना, इस जवाब पर तुम्हारी ज़िंदगी का इन्हसार है। मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन मैं चेक करना चाहती हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। ये बताओ कि रेड एरो का चीफ आर्थर इस वक्त कहाँ है? जूलिया ने घर्राते हुए लहजे में कहा। आर्थर वो तो टापू जजीरे पर है, टापू जजीरे पर, वहाँ उसका सेकंड सेटअप है, वो वहाँ है, रोडनी ने जवाब देते हुए कहा। तुमने सच बोला है, इसलिए तुमने अपनी ज़िंदगी बचा ली। अब पूरी तफसील बता दो कि टापू जजीरा कहाँ है और इसके सेटअप की क्या तफसील है, जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। तुम पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो। यकीन जानो मैं तुमसे ताउन करूँगा, कम अज़ कम मुझे इतना तो यकीन हो गया कि तुम लोग आर्थर के पीछे हो, ब्लैक गन के पीछे नहीं, रोडनी ने कहा। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और आर्थर के कहने पर तुमने राजर के ज़रिए रिचर्ड को कहा कि हमें हलाक कर दिया जाए, लेकिन वो हमें क्या हलाक करता, हमने उसे उसके ऑफिस में ही हलाक कर दिया है, जूलिया ने कहा। रिचर्ड को हलाक कर दिया तुमने? ओ कब? फिर तो तुम लोग इंतहाई ख़तरनाक हो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ मुकम्मल ताउन करूँगा। रोडनी की हालत रिचर्ड की मौत का सुनकर पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे तफसील बताओ ताकि हमें यकीन हो जाए कि तुम वाकई हमसे ताउन कर रहे हो, जूलिया ने कहा। मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, मुझे छोड़ दो। तनवीर, इसके बाजू आज़ाद कर दो, जूलिया ने कहा। क्या मतलब? नहीं मिस जूलिया, ये लोग इतनी आसानी से, तनवीर ने कहना शुरू किया। जो मैं कह रही हूँ वो करो, जूलिया ने घराते हुए लहजे में कहा। तो तनवीर ने इस बार कोई जवाब दिए बगैर रोडनी को आगे की तरफ धकेल कर उसके हाथों पर बंधी हुई बेल्ट खोल दी। शुक्रिया, तुमने मुझ पर एतमाद करके मुझे खरीद लिया, अब मैं तुमसे मुकम्मल ताउन करूँगा। मैं आर्थर के लिए अपनी ज़िंदगी और दुनिया का सब कुछ ज़ाया नहीं कर सकता, रोडनी ने उठते हुए कहा। तुम्हें ताउन तुम्हें फ़ायदा देगा वरना नुकसान भी तुम्हारा ही होगा, जूलिया ने कहा। मैं बाथरूम से मुंह धोकर आ रहा हूँ, रोडनी ने कहा। उसके साथ ही वो तेज़ से इस कदम उठाता उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिस पर बाथरूम के अल्फाज मौजूद थे। ये तुमने क्या किया? तुम्हें मालूम है कि हम किस पोजीशन में हैं, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं लीडर हूँ समझे, इसलिए मैं कोई एतराज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा अगर मुखालफत की तो जिम्मेदार तुम होगे, जूलिया ने कार खाने वाले लहजे में कहा। तो तनवीर ने बेएहतियात होंठ खींच लिए। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और रोडनी बाहर आ गया। उसका चेहरा अब कदर नॉर्मल नज़र आ रहा था। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या किया और तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं, ताकि मैं रोडनी बनकर अपने आदमियों के अहकामात देकर मामले को ज़ेर कर दूं, वरना किसी भी लम्हे तुम पर क़यामत टूट सकती है।
रोडनी ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा तो जूलिया ने उसे क्लब में दाखिल होने से लेकर अब तक की सारी तफसील बता दी। और तुम बाहर मौजूद अपने साथियों को अंदर बुला लो। रोडनी ने मेज़ की एक दराज खोलकर उसमें से एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकालते हुए कहा। और जूलिया के कहने पर तनवीर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर चंद ही लम्हों बाद वो वापस आ गया। मैंने कैप्टन शील को कह दिया है कि वो ऊपर से सफदर को बुलाकर अंदर आ जाए, तनवीर ने वापस आकर कहा। और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सफदर और कैप्टन शील अंदर दाखिल हुए। फिर अंदर की सूरत हाल देखकर वो बेएहतियात ठटक कर रुक गए। उनके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। रोडनी अब मेज़ के पीछे ऊंची पुश की कुर्सी पर बैठ चुका था। तुम्हारे सब साथी अंदर आ गए हैं? रोडनी ने कहा। हाँ, जूलिया ने जवाब दिया। तो रोडनी ने इस बात में सर हिलाया। फिर हाथ में पकड़े हुए उस रिमोट कंट्रोल नुमा आले के 2 बटन प्रेस कर दिए। गार्ड बोल रहा हूँ, एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। चीफ बॉस फ्रॉम द सेंट। चीफ बॉस आप? दूसरी तरफ से यकलहत घगयाए हुए लहजे में कहा गया। उसका लहजा बता रहा था कि वो यकलहत इंतहाई खौफजदा हो गया हो। सुनो, रिचर्ड की लाश उसके ऑफिस में पड़ी है और उसके मुखालिफों की लाश बाहर राहदारी में मौजूद है। तुम अब रिचर्ड की जगह लोगे, समझे? अब तुम ब्लैक गार्ड कहलाओगे, समझे? रोडी ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। यस यस बॉस। दूसरी तरफ से इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। फौरी हरकत में आ जाओ, तमाम लाशें गायब कर दो। और सुनो, बर्कले के ऑफिस के बाहर राहदारी में लाशें भी मौजूद हैं, उन्हें भी उठा लो। और बर्कले के ऑफिस में मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, इसलिए जब तक बर्कले ना कहे तुमने कोई मुदाखलत नहीं करनी। बर्कले की पोजीशन तुम समझते हो या नहीं? रोडनी ने कहा। यस चीफ, अच्छी तरह समझता हूँ चीफ बॉस। दूसरी तरफ से इसी तरह घगयाए हुए लहजे में कहा गया। ओके, रोडी ने कहा। और एक बटन प्रेस करके उसने फिर 3 बटन प्रेस कर दिए। शायद इसमें लाउडर सिस्टम ऑटोमेटिक अंदाज में मौजूद था या रोडी ने उसका बटन प्रेस कर दिया कि दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ भी जूलिया समेत सबको आवाज़ तौर पर सुनाई दे रही थी। रॉबर्ट बोल रहा हूँ, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। चीफ बॉस फ्रॉम द सेंट। चीफ बॉस। यस चीफ। रिचर्ड ने तुम्हें जिन लोगों को चेक करने के अहकाम दिए थे उनका क्या हुआ? रोडनी ने कहा। अभी तक किसी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली चीफ। दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया। तो सुनो, रिचर्ड ने मेरी इजाज़त के बगैर गलत लोगों के बारे में आर्डर दे दिया था, इसलिए मैंने रिचर्ड को मौत की सज़ा दे दी है और अब रिचर्ड की जगह गार्ड को सेकंड बॉस बना दिया गया है। और तुम भी उन लोगों के खिलाफ चेकिंग बंद करा दो। सुना तुमने? रोडी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस चीफ, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया। तो रोडी ने एक बार फिर बटन दबाकर आले को ऑफ किया और फिर 3 मुख्तलिफ बटन प्रेस कर दिए। हर्ट स्पीकिंग। चीफ बॉस फ्रॉम द सेट। चीफ बॉस। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने घगयाए हुए लहजे में कहा। रिचर्ड ने जिन लोगों के बारे में अहकामात दिए थे वो हमारे मतलूबा लोग नहीं, और रिचर्ड ने मेरी इजाज़त के बगैर ये हुक्म दिया था, इसलिए मैंने रिचर्ड को मौत की सज़ा दे दी है और अब रिचर्ड की जगह गार्ड ने ले ली है। रॉबर्ट को भी चेकिंग से मना कर दिया गया है। तुम भी अपने सेक्शन को वापस कॉल कर लो। रोडी ने तेज़ लहजे में कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया। तो रोडी ने बटन ऑफ करके स्पेशल फ़ोन को मेज़ की दराज में रख दिया। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने जिस तरह मुझ पर एतमाद किया उससे मैं ज़ाती तौर पर बेहद मशकूर हूँ, और जिस तरह तुम लोग हर्ट और रॉबर्ट के आदमी से बचकर रिचर्ड तक पहुँच जाने और फिर रिचर्ड को हला करके मुझ तक पहुँच जाने में कामयाब हो गए हो, उससे मुझे एहसास हुआ कि तुम लोग हमारे बस के नहीं, और मैं नहीं चाहता कि आर्थर की दोस्ती की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया करूँ और अपना पूरा ग्रो भी। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में अहकामात वापस लिए। अब सुना कि मैं ब्लैक गन तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी। रोडी ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, जो इस दौरान अपने साथियों समेत इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठ चुकी थी। मैंने देख लिया कि तुम्हारे अंदर ऐसी जहानत है कि तुम बर वक्त और दुरुस्त फैसले कर सकते हो, और मुझे ब्लैक गन के खिलाफ कोई मिशन मुकम्मल नहीं करना, इसलिए मैंने तुम पर एतमाद किया। और ये भी सुन लो कि अगर तुम एतमाद पर पूरा ना उतरे तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता तुम खुद नुकसान उठाओगे। बहरहाल मेरा नाम फ़ैनी है। जूलिया ने कहा। ठीक है, तुम मुझसे आर्थर के बारे में पूछ रही थी और मैंने तुम्हें बता दिया कि आर्थर और उसका स्पेशल एजेंट बामन दोनों जजीरा टाबू में मौजूद हैं। आर्थर और बामन दोनों तुम्हारी वजह से ही वहाँ गए हैं, क्योंकि उन्हें खतरा था कि तुम उन तक पहुँच जाओगे। टाबू जजीरा फानलैंड के शुमाल मशरिक में खुले समंदर के अंदर वाक़या है। ओपन जजीरा है, इसलिए मुजरिमों और स्मगलरों की जन्नत बन चुका है। ब्लैगन का भी वहाँ सेटअप है और आर्थर के रेड एरो का भी। वहाँ की अपनी हुकूमत है जिसका कोई ताल्लुक फानलैंड से नहीं, लेकिन वो किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, सिर्फ इंतज़ाम की हद तक ही रहते हैं। यहाँ से बाय एयर भी तुम वहाँ जा सकते हो और समंदर के रास्ते भी, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें वहाँ भिजवा सकता हूँ। रोडनी ने कहा। क्या तुम ब्लैक थंडर के बारे में जानते हो? जूलिया ने उसकी तकरीर सुनकर बड़े मुतहम्मिल से लहजे में कहा। ब्लैक थंडर? क्या मतलब? ये कौन सी तंजीम है? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। रोडनी ने जवाब दिया। तो जूलिया ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। रोडनी के लहजे से ही वो महसूस कर गई कि वो सच कह रहा है। ब्लैक थंडर एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जो इंतहाई जदीद तरीन असलहा तैयार कर रही है ताकि किसी भी वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम कर सके। ये आर्थर और बामन जो बज़ाहिर सरकारी तंजीम से मुतालिक हैं, दरअसल उस ब्लैक थंडर तंजीम के एजेंट हैं
और बामन ने पाकिशा से एक फार्मूला उड़ाकर ब्लैक थंडर की किसी लेबॉरेटरी में पहुंचाया है और हमें ये फार्मूला वापस हासिल करना है। इसलिए हम आर्थर को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि बामन तो महज एक एजेंट है जबकि आर्थर उसका बॉस है। इसलिए आर्थर को इस बारे में मालूमात हासिल होंगी। मैंने ये तफसील तुम्हें इसलिए बता दी कि तुम्हें मालूम हो जाए कि हम आर्थर तक इस अंदाज में पहुंचना चाहते हैं कि उसे आखिरी लम्हे तक खबर ना हो सके। जूलिया ने कहा, ओह तो ये बात है, लेकिन मैं माजरत हुआ हूँ क्योंकि मैं किसी बैनुल अक़वामी तंजीम से नहीं टकराना चाहता। इसलिए इस सिलसिले में कोई ऐसा इकदाम नहीं कर सकता जिससे मैं उस बैनुल अक़वामी तंजीम की नज़रों में उसका दुश्मन हो जाऊँ। रोडनी ने कहा तो जूलिया बेएहतियात मुस्कुरा दी। तुम्हारा मतलब है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम आर्थर को हमारे बारे में बता दोगे ताकि तुम ब्लैक थंडर की नज़रों में उसके दोस्त साबित हो सको? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह नहीं, तुम मुझ पर एतमाद करो, मैं आर्थर से हरगिज़ कोई रब्ता नहीं करूँगा, और अगर उसने मुझसे बात की तो मैं उसे यही बताऊँगा कि मेरे आदमी तुम्हें तलाश करने में नाकाम रहे। असल बात यह है कि मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं बड़ी पार्टियों के दरमियान सैंडविच नहीं बनना चाहता। इसलिए तो मेरी तमाम कारकर्दगी फ़ानलैंड तक ही महदूद है, वरना मैं अपना सेटअप पूरी दुनिया में फैला सकता था। लेकिन मुझे मालूम है कि इस तरह मैं नादीदा मसाइल का शिकार हो सकता हूँ। रोडनी ने कहा, ओके, मुझे तुम पर एतमाद है। अब तुम हमें उस टाबू जजीरे में आर्थर के सेटअप के बारे में बता दो। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, जूलिया ने कहा। टाबू जजीरे में जॉनसन एंड कंपनी के नाम से आर्थर ने एक बड़ी कंपनी बना रखी है जो बज़ाहिर अद्वियात को डील करती है, लेकिन दरपर्दा इंतहाई कीमती अद्वियात की पूरी दुनिया में स्मगलिंग की जाती है। आर्थर टाबू जजीरे में जॉनसन के नाम से रहता है। जॉनसन एंड कंपनी का ऑफिस टाबू की मेन रोड पर है। बेजस प्लाजा का नाम भी जॉनसन प्लाजा है। अलबत्ता उसकी रिहाइश जॉनसन प्लाजा की बैक वाली कॉलोनी में है। कोठी नंबर तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस कोठी का नाम जॉनसन हाउस है और ये कॉलोनी की सबसे बड़ी और वसी और रीस कोठी है। रोडनी ने जवाब दिया, ओके ठीक है, अब हमें इजाज़त। जूलिया ने उठते हुए कहा। उसके साथ ही भी उठ खड़े हुए। आओ मैं बतौर बर्कले तुम्हें बाहर छोड़ाऊँ। रोडनी ने उठते हुए कहा, यहाँ 2 लड़कियों की लाशें मौजूद हैं, पहले उन्हें उठा लो, हम चले जाएंगे। जूलिया ने कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसके साथी भी इसके पीछे दरवाजे की तरफ मुड़े। थोड़ी देर बाद वो सब लिफ्ट के जरिए नीचे हाल में पहुँचे, फिर इत्मीनान से इस क्लब से बाहर आ गए। क्लब में वैसे ही हर तरफ हंगामा बरपा था। शायद उन्हें ऊपर होने वाले वाक़यात का इल्म तक ना हुआ और ना किसी ने उन्हें कुछ कहा। आपने उस आदमी पर इस तरह एतमाद करके बड़ा रिस्क लिया है मिस जूलिया, सफदर ने कहा। मैंने चेक कर लिया था कि वो जो कुछ कह रहा है वो दुरुस्त है और मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग खामखा के चक्रों में फंसते रहें। और तुमने अब देखा कि सब कुछ इत्मीनान से निमट गया, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और सबने इस बात में सर हिला दिया। अब हमें एयरपोर्ट जाना होगा, तनवीर ने कहा। हाँ, हमें फौरी टाबू पहुंचना होगा क्योंकि रोडनी ने बताया कि बामिन भी वहीं मौजूद है और इमरान जिस अंदाज में काम करता है उसके मुताबिक उसने यकीनन अब तक इस बात का खोज लगा लिया होगा कि मामन टाबू में है, इसलिए वो यकीनन वहाँ पहुँचेगा और अगर हम लेट हो गए तो वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। जूलिया ने कहा, बिल्कुल वो ऐसा ही आदमी है, सफदर ने कहा। उसके साथ उसने खाली टैक्सी को इशारा किया और टैक्सी उनके करीब आकर रुक गई। एयरपोर्ट चलो, सफदर ने टैक्सी ड्राइवर से कहा। फिर जूलिया तो फ्रंट सीट पर बैठ गई जबकि उसके साथ ही टैक्सी की उगली सीटों पर बैठ गई तो टैक्सी तेज़ी से आगे बढ़ गई। राजर अपने ऑफिस में बैठा था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। राजर स्पीकिंग। राजर ने कहा, बामन बोल रहा हूँ राजर। यस बॉस, राजर ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। अभी तक कोई रिपोर्ट भी मिली ही नहीं बॉस उन पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में। रिचर्ड ने कहा कि जैसे उनका हाथमा होगा वो मुझे कॉल करके बता देगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई कॉल ही नहीं आई। इसका मतलब है कि अभी तक वो लोग सुना के पहुँचे ही नहीं, वरना तो अब तक ख़त्म हो चुके होते और हमें इतला भी मिल चुकी होती। राजर ने जवाब देते हुए कहा, वो लोग आम मुजरिम नहीं, इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट है। ये तो चीफ की वजह से मुझे सनाकी से हटना पड़ा, वरना मैं और खुद उन्हें ट्रेस करता। बहरहाल तुम रिचर्ड से बात करो और उसे कहो कि वो इस मामले को आम अंदाज में ट्रीट ना करे। बामन ने कहा, बॉस अगर आप इजाज़त दें तो मैं और मेरा सेक्शन प्राह रास्त इस मामले में कूद पड़े। राजर ने कहा, नहीं, चीफ का हुक्म है कि डेडारों को सरकारी तौर पर इसमें मुलविस नहीं होना चाहिए, इसलिए तो उन्होंने खुद रोडनी से बात की थी। बामन ने कहा, ओके बॉस, मैं मालूम करता हूँ। राजर ने कहा, ऐसे ही कोई अहम रिपोर्ट मिले तुमने मुझे फ़ौरन रिपोर्ट देनी है। बामन ने कहा। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो राजर ने क्रेडल दबाया। टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्राउंड फ्लाम ब्लैक गन क्लब। रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, राजर बोल रहा हूँ, रिचर्ड से बात कराओ। राजर ने कहा, काग से बात करें जनाब, बॉस रिचर्ड को चीफ बॉस ने मौत की सज़ा दे दी है। दूसरी तरफ से कहा गया तो राजर बेएहतियात उछल पड़ा। हेलो, काग बोल रहा हूँ। मैं राजर बोल रहा हूँ। काग, रिचर्ड के साथ क्या हुआ? क्राउन बता रहा है कि उसे मौत की सज़ा दे दी गई है। क्यों, कब और कैसे? राजर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, क्राउन ने दुरुस्त बताया है राजर, अब रिचर्ड की जगह मैं चीफ हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन हुआ क्या? रिचर्ड के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। राजर ने कहा, आप रिचर्ड से मिले थे और आपके कहने पर शायद रिचर्ड ने पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। कार्ग ने कहा तो राजर एक बार फिर उछल पड़ा। हाँ, क्यों? राजर ने कहा,
इसी वजह से रिचर्ड को मौत की सज़ा दी गई है, क्योंकि उसने सिर्फ आपके कहने पर यह कार्रवाई कर डाली और चीफ बॉस से इजाज़त ना ली। चीफ बॉस को जैसे ही इल्म हुआ उन्होंने रिचर्ड को मौत की सज़ा दे दी। आप जानते तो हैं चीफ बॉस की आदत। कार्ग ने जवाब देते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे चीफ बॉस से हमारे चीफ बॉस ने राब्ता किया और तुम्हारे चीफ के कहने पर मैं रिचर्ड से मिला और तुम्हारे चीफ ने मेरे मिलने से पहले रिचर्ड को बाकायदा फ़ोन करके कहा कि मेरे साथ ताउन करे, वरना ऐसे वो रिचर्ड कहाँ मेरी बात सुनता था। राजन ने हैरत भरे लहजे में कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बहरहाल चीफ बॉस ने मुझे यही बताया कि रिचर्ड ने उनकी इजाज़त के बगैर ये कार्रवाई की है, जिसकी बिना पर उन्होंने रिचर्ड को मौत की सज़ा दे दी। दूसरी तरफ से कहा गया उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो राजन चंद लम्हे बुत बना रिसीवर पकड़े बैठा रहा। उसका जहन वाकई हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन बात पर लट्टू की तरह घूम रहा था, लेकिन फिर उसने चौंक कर कैडल दबाया और टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। क्राउन फ्राम ब्लैक गन क्लब। क्राउन की आवाज़ सुनाई दी। राजर बोल रहा हूँ, जॉर्ज फ्लिप से बात कराओ। राजर ने कहा, होल्ड करें, जॉर्ज फ्लिप बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। राजर बोल रहा हूँ, जॉर्ज फ्लिप, स्पेशल फ़ोन पर मुझसे रब्ता करो, फीस मिलेगी। राजर ने कहा। उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। जॉर्ज फ्लिप ब्लैक गन क्लब में हेडर सुपरवाइज़र था, लेकिन खुफिया तौर पर उसने मुखबरी का नेटवर्क बना रखा था। इसलिए राजर ने असल हालात मालूम करने के लिए उसे कॉल किया। उसे यकीन था कि जो कुछ जॉर्ज फ्लिप जानता होगा वो शायद कार्ल को भी मालूम नहीं। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो राजर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। राजर बोल रहा हूँ। राजर ने रिसीवर उठाकर कहा, फ्लिप बोल रहा हूँ, क्या मसला है? फ्लिप ने कहा, रिचर्ड को सुना है चीफ बॉस ने मौत की सज़ा दे दी है, मैं इस बारे में अंदरूनी तफसील जानना चाहता हूँ। राजर ने कहा, $1000 दूंगा और साथ ही हर्ष भी कि चीफ बॉस तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, रकम भी मिल जाएगी और वादा भी हो गया। तुम मुझे जानते हो कि मैं जो कह दूँ वो लाजमन करता हूँ। राजर ने कहा, ओके, तो फिर सुनो। एक एक्रीमी औरत और 3 एक्रीमी मर्द क्लब में आए। उन्होंने क्राउन को बताया कि उनका ताल्लुक एक्रीमिया की रेड सिंडिकेट से और वो रिचर्ड से मिलना चाहते हैं। क्राउन ने उन्हें बताया कि रिचर्ड किसी से नहीं मिलता, वो उसके असिस्टेंट से मिले और उन्हें कार्ड दे दिए गए। उसके बाद अचानक चीफ बॉस की कार को आई, जिसमें चीफ बॉस ने कार को बताया कि रिचर्ड ने शाही अफराद को ख़त्म करने का हुक्म उनकी इजाज़त के बगैर दिया था, इसलिए उसने रिचर्ड को मौत की सज़ा दे दी और उसके मुहाफिज भी मारे गए। उसके साथ ही उसने बताया कि बर्कले के मुहाफिज भी मारे जा चुके हैं और अब रिचर्ड की जगह कार्ग लेगा और तमाम इंतजाम करेगा। चनाचे कार्ग फ़ौरन हरकत में आ गया। उसने रिचर्ड और उसके ऑफिस के बाहर राहदारी में मौजूद मुहाफिजों और बर्कले के ऑफिस के बाहर मौजूद मुहाफिजों की लाशों को उठवाकर गायब करा दिया और खुद रिचर्ड के ऑफिस में जाकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया। वहाँ तमाम फ़ोन्स के रिसीवर अलहदा रखे थे। उसके बाद बर्कले ने उसे फ़ोन किया और बताया कि उसके ऑफिस में दो लड़कियों की लाशें पड़ी हैं, वो भी उठा ली जाएँ। बर्कले ने कार्ग को बताया कि उन लड़कियों ने उसकी तौहीन की थी, इसलिए उसने उन्हें सज़ा दे दी। कार्ग ने उन लड़कियों की लाशें भी गायब करा दी। उसके बाद वो 4 एक्रीमी यानी 1 औरत और 3 मर्द लिफ्ट से बाहर हाल में आए और फिर क्लब से बाहर चले गए। जॉर्ज फ्लिप ने तफसील बताते हुए कहा, इस सारी बात का क्या मतलब हुआ, मैं समझा नहीं। राजा ने हैरत भरे लहजे में कहा, उसे वाकई ये बात समझ में ना आई थी। जो हकायक थे वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। जॉर्ज फ्लिप ने जवाब दिया, नहीं, तुमने उलझी हुई रिपोर्ट दी है, इसकी वजाहत करो। राजा ने कहा, तुम रेड एरो के स्पेशल सेक्शन के इंचार्ज हो, इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हो, क्या तुम खुद नहीं समझ सकते कि क्या हुआ और क्यों हुआ है? जॉर्ज फ्लिप की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी, मजाक मत करो जॉर्ज, मेरा जहन इस वक्त बेहद उलझा है और मैंने चीफ को रिपोर्ट देनी है। जॉर्ज ने कहा, तो फिर सुनो, तुम्हारी चीफ बॉस ने जिन एशियाइयों को हलाक करने का मिशन दिया था ये एक्रीमी वही एशियाई थे और ये भी इत्तला मिल चुकी है कि कैमरों की चेकिंग सेक्शन की एक पार्टी की लाशें क्राइस कॉलोनी की एक कोठी के तहखाने में मिल चुकी हैं और उनकी कार भी इस कोठी के हुक्म में मौजूद थी और यही एक्रीमी इस कोठी से निकलते हुए देखे गए हैं। इसका मतलब है कि इस पार्टी ने उन्हें चेक कर लिया था, लेकिन उन्होंने किलिंग सेक्शन को इत्तला ना दी और खुद उनके हाथों चेक हो गए। उन्होंने लाजमन उससे सारी सूरत हाल मालूम कर ली होगी, फिर वो मेकअप कर लिया होगा कि जो चेक ना हो सके और वो वहाँ से सीधे ब्लैक गन क्लब पहुँचे। उन्होंने क्राउन से कार्ड ली और फिर बजाय असिस्टेंट के पास जाने के वो सीधे रिचर्ड के पास पहुँच गए। मुहाफिजों को उन्होंने हलाक कर दिया। रिचर्ड पर तशद्दुद करके उससे मालूमात हासिल कर ली गई और उसे हलाक करके वो बर्कले के पास पहुंच गए। बर्कले के ऑफिस के बाहर मुहाफिजों को भी हलाक कर दिया गया और बर्कले के ऑफिस में मौजूद दोनों लड़कियों को भी हलाक कर दिया गया। उसके बाद यकीनन उन्होंने बर्कले को वो मजबूर करके उससे चीफ बॉस को कॉल कराई होगी, क्योंकि बर्कले चीफ बॉस का छोटा भाई है और वो बज़ाहिर वो रिचर्ड का असिस्टेंट है, लेकिन चीफ बॉस की वजह से दरअसल वही असल आदमी है। उसकी बात ना रिचर्ड टाल सकता था ना अब कार्ग टाल सकता है। चीफ बॉस ने रिचर्ड की जगह कार्ग को दे दी। उसके बाद चेकिंग सेक्शन के रॉबर्ट और किलिंग सेक्शन के हर्ट दोनों को चीफ बॉस ने कॉल करके इस मिशन से हटा दिया और उसके बाद ये एक्रीमी इत्मीनान से क्लब से बाहर चले गए। जॉर्ज फ्लिप ने वजाहत करते हुए कहा, ओह, तो ये बात है, वेरी सैड।
अब मैं समझ गया कि ये क्या मालूम हो सकता है कि ये लोग कहाँ गए हैं। राजा ने कहा, कह तो दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है। अब भला क्लब से बाहर निकलने के बाद जॉर्ज फिलिप को कैसे मालूम हो सकता था कि वो कहाँ गए हैं। लेकिन दूसरे लम्हे जॉर्ज फिलिप ने जवाब दिया तो वो बेएहतियात उछल पड़े। हाँ, लेकिन इसके लिए $1000 तुम्हें मज़ीद देना पड़ेंगे। जॉर्ज ने कहा, ले लेना, लेकिन बताओ, दुरुस्त मालूमात देना। राजा ने बेचैन होकर कहा, जिस तरह तुम वादा के पाबंद हो, इस तरह तुम्हें भी मालूम है कि जॉर्ज फिलिप गलत बात नहीं बताया करता। जॉर्ज फिलिप ने कहा, ठीक है, बताओ। ये चारों ब्लैक गन क्लब से निकलकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ से टाबू जजीरे पर चले गए। जॉर्ज फिलिप ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ, प्लीज़ बता दो ताकि मैं चीफ को मुतमईन कर सकूं। राजा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, जब मुझे सारी बातों का इल्म हुआ तो मैं बेहद परेशान हुआ और मैंने असल बात मालूम करने की कोशिश की। जिस टैक्सी ने उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया था वो टैक्सी ड्राइवर मैंने ट्रेस कर लिया। उस ड्राइवर ने बताया कि उसने उन्हें ब्लैक गन क्लब से पिक करके एयरपोर्ट ड्रॉप किया और रास्ते में वो एक दूसरे से टाबू जजीरे के बारे में बातें कर रहे थे कि अगर परवाज़ लेट हो तो वो टाबू के लिए इस्तियारा चार्टर्ड करा लें। इस तरह मुझे इल्म हो गया कि वो लोग टाबू गए हैं। जॉर्ज फिलिप ने जवाब देते हुए कहा, ओह ठीक है, उनके हुलिये क्या हैं। राजा ने कहा, वो असल में ईसाई या अक्रीमी नहीं, इसलिए हुलिये वो बदल सकते हैं। अलबत्ता उनके कदो कामत के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए $500 तुम्हें मज़ीद देने होंगे। जॉर्ज फिलिप ने कहा, नहीं, ये तुम्हें वैसे ही बताने पड़ेंगे, आखिर तुम मेरे दोस्त हो। राजा ने कहा। तो दूसरी तरफ से जॉर्ज फिलिप बेएहतियात हंस पड़ा। फिर उसने कदो कामत के बारे में तफसील बता दी। तुमने उन्हें खुद देखा है? राजा ने कहा, नहीं, मैंने भी ग्राउंड से उनके बारे में मालूमात हासिल की थी। जॉर्ज फिलिप ने जवाब देते हुए कहा, ओके, शुक्रिया, बेफिक्र रहो, तुम्हें रकम भी पहुंच जाएगी और तुम्हारा नाम भी सामने नहीं आएगा। राजा ने कहा। उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाया और टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, बामन की आवाज़ सुनाई दी। राजर बोल रहा हूँ बॉस। राजा ने कहा, ओ यस, क्या हुआ, क्या कोई रिपोर्ट है? बामन ने चौंक कर कहा, यस बॉस, इंतहाई हैरत अंगेज़ रिपोर्ट है। राजा ने जवाब दिया, ओ जल्दी बताओ क्या हुआ है। बामन ने बेचैन से लहजे में कहा। तो राजा ने पहले कार से होने वाली बातचीत और उसके बाद जॉर्ज फिलिप से होने वाली तमाम मालूमात तफसील से बता दी। अलबत्ता उसने जॉर्ज फिलिप का नाम ना लिया। वेरी बैड। इसका मतलब है कि चीफ बॉस का ये ख्याल गलत साबित हुआ कि ब्लैक गन उसे ख़त्म कर देगा और उन्हें टाबू का भी इल्म हो गया। लेकिन टाबू के बारे में उन्हें किसने बताया? मेरा ख्याल है टाबू के बारे में तो सिर्फ रोडनी जानता है। क्या वो रोडनी से भी मिले हैं, जबकि तुम कह रहे हो कि वो क्लब से निकलकर सीधे एयरपोर्ट गए थे? बाबा ने हैरत भरे लहजे में कहा, बॉस, ये बर्कले रोडनी का छोटा भाई है और सारी गेम में उसे ही मरकज़ी हैसियत हासिल रही है। इसका मतलब है कि उसने रोडनी से मालूम किया होगा। राजर ने कहा, ओह हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तुमने वाकई ये रिपोर्ट हासिल करके काम किया। मैं अब चीफ बॉस को रिपोर्ट देता हूँ और यहाँ मैं खुद उनसे निमट लूँगा। बामन ने कहा, बॉस, अगर आप कहें तो मैं अपने सेक्शन से मैं टाबू पहुँच जाऊँ। राजर ने कहा, नहीं, यहाँ रेड एरो का एक सेक्शन मौजूद है, वो यहाँ के मुकामी लोग हैं, इसलिए वो यहाँ के बारे में ज़्यादा बाखबर हैं। मैं उन्हें सामने लाऊंगा। बामन ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो राजा ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया, लेकिन अभी उसे रिसीवर रखे चंद ही लम्हे हुए थे कि टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और राजा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राजर बोल रहा हूँ बॉस। वेस्टर्न कामन से लोइस अपने 2 साथियों के साथ आया और आपसे मुलाकात चाहता है। दूसरी तरफ से पर्सनल असिस्टेंट की आवाज़ सुनाई दी। वेस्टर्न कामन से लोइस? और वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? अभी कल ही तो मेरी उससे बात हुई है। राजा ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो चार्टर त्यारे पर आए हैं जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया, वो अच्छा ठीक है, भेज दो उन्हें। राजा ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान ने साले और हावर्ड के साथ स्वीडन के मास्टर के क्लब में कागजात के मुताबिक मखसूस केमिकल्स मंगवा कर नया मेकअप कर लिया ताकि सुनाके पहुंचकर वो इन कैमरों से महफूज रह सकें जो कैमरे मेकअप चेक कर लेते थे और जिनके बारे में मालूम हुआ था कि वहाँ ईसाइयों की चेकिंग की जा रही है। और फिर इस मेकअप में वो सुनाकी पहुंच गए। सुनाकी एयरपोर्ट से सीधे वो एक होटल में पहुंचे और वहाँ पहुंचकर इमरान ने एक बार फिर अपना और अपने साथियों का मेकअप नए सिरे से किया ताकि अगर सुनाकी में निगरानी की जा रही है तो उस निगरानी से वो बच सकें। इस बार इमरान ने वेस्टर्न कामन के बाशिंदों का मेकअप किया क्योंकि जाहिर है उसके पास वेस्टर्न कामन के कागजात ना थे, इसलिए सुनाकी एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए वो उन्हें कागजात के मुताबिक मेकअप करने पर मजबूर था जो कागजात उनके पास थे। लेकिन अब सुनाकी पहुंच जाने के बाद उन्हें फौरी तौर पर कागजात की चेकिंग का कोई खतरा बाकी ना रहा, इसलिए उसने वेस्टर्न कामन के बाशिंदों जैसा मेकअप किया क्योंकि उसे मालूम था कि फ़ानलैंड और वेस्टर्न कामन के दरमियान यहाँ से दोस्ताना ताल्लुकात थे और वेस्टर्न कामन ने फ़ानलैंड के बेशुमार प्रोजेक्ट्स में उनकी बेहद मदद की है, इसलिए यहाँ वेस्टर्न कामन के बाशिंदों से VIP वाला सलूक किया जाता था। अब हमने कहाँ जाना है इमरान साहब? सालिया ने कहा। वो इस वक्त नए मेकअप से फारिग होकर होटल के कमरों में मौजूद थे। हम तीनों ने अलग-अलग यहाँ से बाहर जाना है और अलग-अलग बसों या टैक्सियों के ज़रिए टाप क्लब के सामने पहुँचना है क्योंकि हमने निगरानी करने वालों को डाज देना है। इमरान ने कहा, निगरानी करने वाले?
जब हमारे मेकअप ही चेक नहीं हो सकते तो निगरानी कौन कर रहा होगा? हावर्ड ने कहा। ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। अगर तुम्हें इसका तजुर्बा ना हुआ हो तो मिस जूलिया से पूछ लो। ये सफदर के बारे में तुम्हें बता सकती हैं कि सफदर देख तो दूसरी तरफ रहा होगा, लेकिन अब मज़ीद मैं क्या कहूँ? इमरान ने कहा तो सालिया बेएहतियात मुस्कुरा दी और हावर्ड भी बेएहतियात हंस पड़ा। आप ये बात कर रहे हैं इमरान साहब, जबकि सफदर तो अब मेरी तरफ देखने से भी गुरेज करता है। सालिया ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो वक्त भी आ जाएगा जब वो किसी और की तरफ देख ही ना सकेगा। इमरान ने कहा तो हावर्ड और सालिया दोनों बेएहतियात मुस्कुरा दिए। पहले ये तो मालूम कर लें इमरान साहब कि राजर वहाँ मौजूद भी है या नहीं? हावर्ड ने कहा। ओह हाँ ठीक है, इमरान ने कहा और सामने पड़े हुए फ़ोन के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसने उसे डायरेक्ट किया। फिर रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी से उसने टॉप क्लब का नंबर मालूम किया और फिर इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस कर दिए। टॉप क्लब। राब्ता कायम होते एक निसानी आवाज़ सुनाई दी, लोइस बोल रहा हूँ, राजर से बात कराओ। इमरान ने वैसे ही अपना एक फर्जी नाम लेते हुए कहा, चीफ राजर से, और वो तो अपने सेक्शन में होंगे, मैं उनके पीए से आपका राब्ता करा देती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लोइस बोल रहा हूँ, क्या राजर मौजूद है? इमरान ने इस अंदाज में बात की कि राजर का पीए ये समझे कि वो राजर का बेतकल्लुफ़ दोस्त है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्या वेस्ट एंड कॉमन से? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया, नहीं सुना कि एयरपोर्ट से। इमरान ने चौंक कर कहा, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। आओ, आप इतनी जल्दी कैसे सुना कि पहुंच गए? कल ही तो चीफ ने आपसे बात की थी। पीए ने हैरत भरे लहजे में कहा, त्यारा चार्टर्ड कराकर तो पहुंचा जा सकता है। इमरान ने जवाब दिया, ओह अच्छा, तो फिर आप फ़ोन क्यों कर रहे हैं? आ जाइए, पीए ने कहा। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि क्या राजर मौजूद है या नहीं। इमरान ने कहा, मौजूद है जनाब, वो फ़ोन कॉल्स में मसरूफ़ हैं, इसलिए आप खुद ही आ जाइए। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आओ भाई, कुदरत ने खुद ही वेस्ट एंड कॉमन वाले मेकअप का भरम रख लिया। इमरान ने रिसीवर रख कर उठते हुए कहा, तो अब भी क्या हमें अलग-अलग जाना होगा या? हावर्ड ने कहा, नहीं, अब हमें फौरी पहुंचना है, इसलिए यहाँ से अलग-अलग निकलेंगे, आगे जाकर टैक्सी ले लेंगे। इमरान ने कहा और दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर आधे घंटे बाद उनकी टैक्सी ने उन्हें टॉप क्लब के सामने ड्रॉप कर दिया और टॉप क्लब के इस्तकबाली ने उन्हें नीचे तहखानों में मौजूद राजर सेक्शन के पीए तक पहुंचा दिया। पीए एक नौजवान आदमी था, लोइस फ्रॉम वेस्ट एंड कॉमन। इमरान ने पीए के कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो पीए चौंक पड़ा। ओह अच्छा, बैठे, चीफ फ़ोन कॉल में बिजी है, पीए ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया, क्योंकि उसे असल खतरा यही था कि कहीं पीए असल लोइस को पहचानता ना हो, लेकिन अब उसे इत्मीनान हो गया कि वो उसे नहीं पहचानता है, इसलिए वो इत्मीनान से बैठ गया। राजर बड़ी लंबी लंबी कॉलिंग करता रहता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चीफ बामन से टाबू बात कर रहे हैं, इसलिए बात तवील होनी ही थी, पीए ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। पीए ने उन्हें अजूद ही बताया जा रहा था वो राजर से जो मालूम करना चाहते थे, और पीए की बात से बहरहाल उन्हें ये मालूम हो गया कि बामन यहाँ सुनाकी में नहीं बल्कि टाबू में है और राजर का उससे राब्ता है। इसी लम्हे पीए ने रिसीवर उठाया और फिर उसने लोइस और उसके साथियों की आमद की बात शुरू कर दी और इमरान समझ गया कि राजर की कॉल ख़त्म हो गई है, इसलिए पीए ने उससे राब्ता किए। पीए ने जब अजहर चार्टर्ड तैयारी का हवाला दिया तो इमरान समझ गया कि पीए की तरह राजर भी लोइस के इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाने पर हैरान रहा होगा। और फिर पीए ने रिसीवर रख दिया और मेज़ के किनारे पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसके बेल्ट होल्स्टर में मशीन पिस्टल का दस्ता नुमाया नजर आ रहा था। चीफ के मेहमानों को चीफ के ऑफिस पहुंचाओ, पीए ने उस नौजवान से मुखातिब होकर कहा। यस सर, आइए जनाब। नौजवान ने पहले पीए से कहा, फिर वो इमरान और उसके साथियों से मुखातिब हुआ। थोड़ी देर बाद वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद एक राहदारी में पहुंचे। उस राहदारी में मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे, लेकिन उस नौजवान की वजह से किसी ने भी उन्हें ना रोका, ना ही कोई पूछ-गूछ की। ये बॉस का ऑफिस है, आप अंदर चले जाइए। एक दरवाजे के सामने पहुंचकर नौजवान ने एक तरफ हटते हुए कहा, शुक्रिया। इमरान ने कहा। दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया और इमरान अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे सालिया और हावर्ड भी अंदर दाखिल हो गई। ये एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें मेज़ के पीछे एक लंबे कद और छरीले जिस्म का नौजवान मौजूद था। वो उन्हें अंदर आते देखकर बेएहतियात चौंक पड़ा। मेरा नाम लोइस है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका लहजा वेस्ट एंड कॉमन जैसा ही था। ओह अच्छा, आइए आइए, मेरा नाम राजर है, राजर ने एक झटके से उठते हुए कहा। उसके साथ ही से मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ा दिया। ये मेरे साथी हैं मिस लॉरेंस और मिस्टर रेशल। इमरान ने मुसाफिया करने के बाद अपने साथियों का तारुफ कराते हुए कहा तो राजर ने उनसे भी मुसाफिया किया। सालिया चूँकि इस वक्त वेस्टर्न कॉमन आज़ाद बनी हुई थी, इसलिए ज़ाहिर उसे मुसाफिया करना पड़ा। मिस्टर लॉइस, कोई एमरजेंसी तो बहरहाल नहीं थी कि आपको इस तरह चार्टर तैयार करवा कर आना पड़ा। राजर ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जो काम करना होता है राजर, वो बहरहाल करना होता है।
इमरान ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा, ज़ाहिर है उसे तो ये भी मालूम ना था कि राजन और लोहित के दरमियान क्या मसला था। वो तो इत्तेफाक से होती सारी बात सेट होती चली गई। ठीक है, लेकिन आपको निस पेमेंट तो पूरी नहीं मिल सकती, अभी तो पार्टी से मेरी बात हुई है। राजन ने कहा, कोई बात नहीं, पेमेंट इकट्ठी ले लेंगे। इमरान ने जवाब दिया, ओह अच्छा, तो फिर ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कामन में हमारी पार्टी ने मुंशियात की स्मगलिंग के एक नेटवर्क का खात्मा कराना है, क्योंकि ये नेटवर्क हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। उसकी फ़ाइल आज ही मेरे पास पहुंची है, वो मैं आपको दे देता हूँ, आप काम शुरू कर दें। राजन ने कहा। उसके साथ ही उसने मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक फ़ाइल निकाल कर उसने इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने फ़ाइल उसके हाथ से ले ली और उसे एक तरफ रख दिया। फ़ाइल मैं देख लूँगा, लेकिन ये बताओ कि बामन से तुम्हारी गुफ्तगू बड़ी तवील हो रही थी, क्या टॉपिक था? इमरान ने कहा तो राजन बेएहतियात उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक़? तुम अपना काम करो। राजन ने कहा, मिस्टर राजन, हमारा ताल्लुक बहुत से मामलात से है। इमरान ने उठते हुए कहा। फिर इससे पहले कि राजन कुछ समझता, इमरान ने उसे गर्दन से पकड़कर एक ज़ोरदार झटके से मेज़ पर से घसीट कर दूसरी तरफ फर्श पर फेंक दिया, जबकि हावर बिजली की सी तेज़ी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। गो कमरे में दाखिल होते ही वो देख चुके थे कि कमरा साउंड प्रूफ है, लेकिन फिर भी बाहर से कोई अचानक अंदर आ सकता था, इसलिए हावर ने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। राजन ने नीचे गिरते ही तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे मोड़ दिया। राजन का तड़प कर उठता हुआ जिस्म यकलखत एक झटके से वापस कालीन पर गिरा और इस तरह सीधा होता चला गया जैसे उसकी रूह उसकी जिस्म से परवास कर गई हो। उसका चेहरा यकलखत इंतहाई मसे हो गया। इमरान ने तेज़ी से पैर को वापस मोड़ा, फिर पैर हटाकर वो तेज़ी से झुका और उसने झुककर राजन को गर्दन से पकड़ा और एक झटके से उठाकर सोफे पर डाल दिया। इसका कोट नीचे कर दो, इमरान ने हावर से कहा और उसके साथ ही उसने राजन का बाजू पकड़कर उसे एक झटके से सीधा कर दिया। हावर ने सोफे के उकब में जाकर उसका कोट उसकी पुश पर काफ़ी नीचे कर दिया। अब राजन काफ़ी हद तक संभल चुका था। तुमने देख लिया कि एक लम्हे में कितना अज़ाब तुम्हें भुगतना पड़ा, इसलिए अब अगर तुम ये अज़ाब दोबारा नहीं भुगतना चाहते तो जो मैं पूछूं वो सच सच बता दो। इमरान ने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो तुम? राजन ने अटक अटक कर कहा। उसके लहजे में खौफ की कैफियत नुमाया थी। ये तो मुझे मालूम है कि बामन टाबू में है, लेकिन तुमने उसे यहाँ से क्या रिपोर्ट दी है, बोलो। ओ, कहीं तुम्हारा ताल्लुक पाकीशा से तो नहीं? राजन ने कहा। फिर वही सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, वरना। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, चीफ मुझे हिदायत दे रहा था। राजन ने होंठ चबाते हुए कहा, ओके, इसका मतलब है कि तुम अपने मजबूत असाब का मुजाहरा करने पर तुल गए हो। ओके, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने तेज़ी से हाथ बढ़ा दिया और उसका हाथ राजन की गर्दन पर जम गया। चूँकि पहले उसकी शहरक मसली जा चुकी थी, इसलिए वो जगह अब काफ़ी हसास हो गई थी। इमरान ने अपना अंगूठा शहरक पर रखकर उसे महसूस अंदाज में दबा दिया। रुक जाओ, बताता हूँ। राजन ने इंतहाई तकलीफ भरे लहजे में रुक रुक कर कहा, बोलो वरना। इमरान ने अंगूठे का दबाव ज़रा सा हल्का करते हुए कहा। तो इस बार राजन इस तरह बोलने लग गया जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। उसने ब्लैकगन से मिलने वाली तमाम मालूमात तफसील से बता दी और इमरान एक औरत और 3 अफराद के बारे में सुनकर समझ गया कि ये जूलिया और उसका ग्रुप होगा। वहाँ टाबू में बामन और तुम्हारा चीफ बॉस आर्थर कहाँ मिल सकते हैं? इमरान ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी वहाँ नहीं गया। राजन ने कहा तो इमरान से फ़ौरन समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसी लम्हे मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। इसका मुंह बंद कर दो, इमरान ने राजन की गर्दन से हाथ हटाते हुए हावर से कहा और तेज़ी से मुड़कर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने राजन की आवाज़ में कहा। बामन बोल रहा हूँ राजन। यस चीफ। इमरान ने राजन की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। जो कि राजन ने जो कुछ अब तक बताया उसमें उसने बामन के साथ चीफ के अल्फाज कहे, इसलिए इमरान समझ गया कि वो उसे चीफ ही कहता होगा, इसलिए उसने भी चीफ का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया था। यहाँ का सेक्शन उन पाकिस्तानियों को तलाश नहीं कर पा रहा और मैंने महसूस किया कि इन लोगों में वो सलाहियतें नहीं जो उन पाकिस्तानी एजेंटों के मुकाबले में ज़रूरी हैं, इसलिए तुम अपने सेक्शन समेत चार्टर तैयार कराकर फ़ौरन टाबू पहुँचो, दूसरी तरफ से कहा गया। यस चीफ, इमरान ने जवाब दिया। सेक्शन को पहले ब्रीफ कर देना ताकि जहां हमारा वक्त ज़ाया ना हो, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया और वो वापस राजन की तरफ मुड़ा जिसका मुंह हावर ने बंद कर रखा था। इमरान के इशारे पर हावर ने उसके मुंह से हाथ हटा दिया और दोनों हाथ राजन के कंधों पर रख दिए ताकि वो उठ ना सके। अब तुम बताओगे सब कुछ, इमरान ने गर्राते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेएहतियात उछल कर पीछे हटा क्योंकि उसने राजन की दोनों टांगों को हरकत में आते महसूस कर लिया। अच्छा, तो तुम हाथ से जानदार आदमी हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज़धार हंजर निकाला और उसके साथ उसने आगे बढ़कर तेज़ी से राजन की दोनों टांगें अपनी टांगों से इस तरह सोफे के साथ दबा दी कि वो हरकत ही ना कर सकें। दूसरे लम्हे कमरा राजन की हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा, लेकिन अभी चीख मुकम्मल ना हुई थी कि इमरान का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और दूसरी चीख से कमरा एक बार फिर गूंज उठा। इमरान ने हंजर की मदद से इसके दोनों नथने आधे से ज़्यादा काट दिए। अब तुम सब कुछ बताओगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने हाथ घुमाकर हंजर का दस्ता उसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मार दिया। बोलो वरना। अब बताओ कहाँ रहता है बामन?
चीफ टाबो में मार्शल रोड पर वाक़या फाक्स होटल में रहता है। फाक्स होटल रेड एरो की मलकियत है और वहाँ डिक्सन के नाम से रहता है। कमरा नंबर 218, दूसरी मंजिल। राजन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे अल्फाज खुद ब खुद उसके मुंह से बाहर निकल रहे हों। और आर्थर कहाँ रहता है? चीफ बॉस के बारे में मुझे नहीं मालूम, मेरा राब्ता सिर्फ चीफ बामन से रहता है। राजा ने जवाब दिया। इमरान समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। उसका फ़ोन नंबर क्या है? इमरान ने पूछा तो राजा ने फ़ोन नंबर बता दिया। वहाँ टाबो में भी रेड एरो का सेक्शन मौजूद है। इमरान ने पूछा हाँ, लेकिन वो कभी कभार ही काम करता है। राजा ने जवाब दिया तो इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसकी शहरग में उतार दिया और खुद तेज़ी से पीछे हट गया। राजा का जिस्म ज़बा होती हुई बकरी की तरह तड़पने लगा, लेकिन हावर ने उसके कंधे अभी तक पकड़ रखे थे, इसलिए वो पहलू के बल या नीचे ना गिर सका। और चंद लम्हों बाद उसका जिस्म ढीला पड़ गया, उसकी आंखें बेनूर हो गई। तो इमरान ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन से खंजर निकाला और उसे राजर के लिबास से ही साफ करके उसे अपनी वापस कोट की जेब में रख लिया। आओ अब यहाँ से निकल चलें। बाहर मौजूद मुहाफिजों का क्या होगा? हावर ने कहा यहाँ न जाने कितने मुहाफिज होंगे, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि खामोशी से निकल जाए। अगर यहाँ से निकलना नागज़ीर हो गया तो फिर उनका खात्मा भी करना पड़ेगा, इसलिए पूरी तरह मोहतात रहना, इमरान ने कहा। उसके पीछे और आगे बढ़ गया। उसके पीछे साले और हावर भी आ गए और दरवाज़ा मैकेन के अंदाज में बंद हो गया। इमरान बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। साले और हावर भी इसके पीछे थे। राहदारी में मौजूद मुसल्लह अफराद ने उनसे कोई बात ना की, इसलिए इमरान भी इत्मीनान से आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उस कमरे में पहुंच गए जहां राजर का पीए था। थैंक यू मिस्टर, अब हम वापस जा रहे हैं। थैंक यू सर, पीए ने खुश होकर कहा। तो इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अब हमने बस मेकअप करना है और लिबास भी तब्दील करना है, आओ, इमरान ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर वो एक गली में दाखिल हो गया। ये बंद गली थी, इसमें कूड़े के बड़े बड़े ड्रम पड़े थे। इमरान ने जेब से मास्क मेकअप बॉक्स निकाला और एक लेडीज़ मास्क मेकअप निकाल कर उसने सालिया की ओर बढ़ा दिया। दूसरा उसने हावर की तरफ और तीसरा उसने खुद अपने लिए बॉक्स से निकाला। फिर बॉक्स को वापस जेब में रखकर उसने एक ड्रम की ओट में होकर मास्क को अपने सर और चेहरे पर चढ़ाकर हाथों से थपथपाना शुरू कर दिया। ड्रम की ओट ने वो इसलिए हो गया था कि बाहर सड़क से गुजरने वाले किसी आदमी की नज़र उस पर ना पड़ जाए। सालिया और हावर ने भी ड्रमों की ओट ले ली। चंद लम्हों बाद जब वो ओट से बाहर निकले तो तीनों के चेहरे यकसर बदल चुके थे। अब वो एक्रीमियन थे। अब लिबास कैसे तब्दील होंगे? हावर ने कहा। फ़िलहाल आओ, चेहरे बदलने से फौरी चेकिंग का खतरा तो टल गया। आप किसी स्टोर से लिबास खरीद कर उनकी ड्रेसिंग रूम में तब्दील कर लेंगे और उसके बाद टाबो रवानगी होगी, इमरान ने कहा। तो हावर और सालिया ने इस बात में सर हिला दिए और फिर वो तीनों सड़क की तरफ बढ़ते चले गए। यूरोप के एक छोटे से मुल्क सिल्वाकी की दारुल हुकूमत प्राग के एक खूबसूरत क्लब की डांसिंग हॉल की साइडों में मौजूद मेज़ों में से एक पर एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान, जिसके जिस्म पर गहरे नीले रंग का जदीद तराश का सूट था, बैठा शराब पी रहा था। उसके साथ ही एक खूबसूरत और नौजवान लड़की बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर शोह रंग का फूलदार सूट था। उसने सर पर एक चौकोर सी स्याह रंग की टोपी पहन रखी थी, जिसमें उसके सर के हरोटी रंग के बाल निकल कर उसके कंधों पर पड़ रहे थे। उसने गानों में इंतहाई कीमती टास्क पहन रखे थे। दोनों के हाथों में इंतहाई कीमती शराब के जाम थे और वो आपस में बातें करने के साथ साथ शराब पीने में मसरूफ़ थे कि अचानक एक बावर्दी वेटर उनके करीब पहुंचा। सर स्टोन, आपकी कॉल है। वेटर ने उस नौजवान के करीब आकर इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा तो वो दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। ओह थैंक यू, उस नौजवान ने जिसे स्टोन कहा गया था मुस्कुराते हुए कहा और वेटर के हाथ में मौजूद कार्डलेस फ़ोन ले लिया। तो वेटर सलाम करके वापस चला गया। चूँकि स्टोन इस क्लब का बाकायदा मेंबर था, इसलिए यहाँ का अमला उससे बखूबी वाकिफ़ था। स्टोन ने फ़ोन ऑन किया और उसे कान से लगा लिया। यस, स्टोन बोल रहा हूँ, स्टोन ने कहा। कैरन तुम्हारे साथ है? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो स्टोन बेएहतियात चौंक पड़ा। हाँ कैरन है, स्टोन ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा। काउट गार्डन में तुम दोनों का इंतज़ार हो रहा है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो स्टोन ने फ़ोन ऑफ करके उसे मेज़ पर रख दिया। काउट गार्डन में हमारा इंतज़ार हो रहा है, कैरन ने उस लड़की से मुखातिब होकर कहा। ओह अच्छा, लड़की ने कहा और उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद उनकी स्याह रंग की कार तेज़ी से दारुल हुकूमत की सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। बड़े तवील अरसे बाद कॉल किया गया है, फ्रंट सीट पर बैठी हुई कैरन ने कहा। हाँ, और इस कॉल का मतलब है कि हमारी छुट्टियां ख़त्म, स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुद यही चाहती थी, अब तो फारिग रह रहकर मर जाने की हद तक बोर हो चुकी थी, कैरन ने कहा। तो स्टोन ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद ड्राइविंग के बाद एक कार एक खूबसूरत गार्डन की कंपाउंड गेट में दाखिल हुई और एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गई, जिसमें रंग बिरंगी कारें मौजूद थी। वो दोनों कार से उतरे और तेज़ कदम उठाते गार्डन के एक कोने में बने हुए कैफ़े की तरफ बढ़ते चले गए। गार्डन में औरतें और मर्द काफ़ी तादाद में मौजूद थे। ये काउट गार्डन था, प्राग का सबसे खूबसूरत गार्डन। कैफ़े में पहुंचकर वो सीधे मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ गए। हेलो गाले, स्टोन ने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा और मेज़ के पीछे बैठा हुआ अधेड़ उम्र आदमी बेएहतियात मुस्कुरा दिया। हेलो स्टोन, उस आदमी ने कहा और फिर कैरन के साथ उसकी हेलो हेलो हुई और वो दोनों साइड पर मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। इस बार कहाँ भेज रहे हो हमें? स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तुम्हें पेंगुइन के लिए कॉल नहीं किया,
गाले ने मुस्कुराते हुए कहा तो स्टोन और कैरन दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। तो फिर? स्टोन ने चौंक कर कहा, सी मोर ने तुम्हें कॉल किया है। गाले ने जवाब दिया तो वो दोनों इस तरह उछले जैसे उनकी कुर्सियों में अचानक करंट आ गया हो। ओ ओ बीटी मशीन, वेरी गुड, स्टोन ने मुसरत भरे लहजे में कहा और कैरन के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए। हाँ, गाले ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। कहाँ जाना होगा? स्टोन ने पूछा। जान ब्लैक क्लब, कमरा नंबर 12 तुम्हारे लिए रिजर्व है। स्पेशल ट्रांसमीटर भी मौजूद है वहाँ, गाले ने कहा। ओह अच्छा, गुड बाय, स्टोन ने उठते हुए कहा तो कैरन भी उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक बार फिर मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब उन दोनों के चेहरों पर गहरी संजीदगी थी क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि बीटी किसी आम मिशन के लिए उन्हें कॉल नहीं कर सकती। वो बीटी के सेक्शन सी के सुपर एजेंट थे और उन सेक्शन उनकी खिदमात उस वक्त कॉल करता था जब कोई अहम मिशन दरपेश हो। इसलिए सी मोर का नाम सुनते ही वो समझ गए कि सेक्शन को कोई ऐसा अहम मिशन दरपेश है जिसके लिए सुपर एजेंट की खिदमात की ज़रूरत पड़ गई है। वो दोनों मियाँ बीवी थे और दोनों ही तवील अरसे तक क्रीमिया रह चुके थे और ये दोनों क्रीमिया की एक निजी सीक्रेट एजेंसी से मुतालिक रहे थे। उनके कारनामों की लिस्ट बेहद तवील थी और शायद उन्हीं कारनामों की वजह से ब्लैक थंडर की सेक्शन सी मोर ने उनकी खिदमात हासिल की और तवील अरसे से वो ब्लैक थंडर की सी मोर सेक्शन से बतौर सुपर एजेंट वाबस्ता थे। वो जिस एजेंसी से मुतालिक थे उसका कोड नाम पेंगुइन था और बज़ाहिर ये एक निजी तंजीम थी, लेकिन दरअसल ये एक्रीमिया की सरकारी एजेंसी थी जिसे खुफिया रखने के लिए निजी हैसियत दी गई थी। चूँकि दोनों सिल्वाकिया आज़ाद थे, इसलिए जब सिल्वाकिया में पेंगुइन का सेक्शन ओपन किया गया तो उन दोनों को यहाँ भेज दिया गया और यहाँ पेंगुइन सेक्शन का इंचार्ज काउंट गार्डन के कैफ़े का मैनेजर गाले था। लेकिन गाले का ताल्लुक भी सी मोर सेक्शन से था, इसलिए जब उन्हें सी मोर ने कॉल किया तो गाले के ज़रिए ही किया गया था। थोड़ी देर बाद उनकी कार जॉन ब्लैक क्लब की पार्किंग में पहुंचकर रुक गई। फिर वो दोनों क्लब में दाखिल होकर सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ते चले गए। चंद लम्हों बाद वो कमरा नंबर 12 में दाखिल हो रहे थे। कमरा खाली था। स्टोन ने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया, फिर दरवाजे के साथ ही दीवार में मौजूद स्विच बोर्ड के निचले हिस्से में एक छोटी सी सुराख में से छोटी उंगली डाली और उसे महसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाया तो सुरर की आवाज़ के साथ ही दरवाजे और खिड़कियों के सामने स्याह रंग की चादरें सी गिर गईं। स्टोन ने उंगली निकाली और कमरे की दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ गया, जबकि कैरन इत्मीनान से कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसे मालूम था कि ये कमरा सेक्शन हेडक्वार्टर से बात करने के लिए खसूसी तौर पर तैयार किया गया होगा, इसलिए उसे स्टोन की सारी कार्रवाई पर कोई हैरत ना हुई थी। स्टोन ने अलमारी खोली, उसकी सबसे निचली दराज बाहर की, फिर दराज में हाथ डालकर उसने जब हाथ बाहर निकाला, स्टोन ने उंगली निकाली और कमरे की दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ गया, जबकि कैरन इत्मीनान से कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसे मालूम था कि ये कमरा सेक्शन हेडक्वार्टर से बात करने के लिए खसूसी तौर पर तैयार किया गया है। उसे स्टोन की इस सारी कार्रवाई पर कोई हैरत ना हुई। स्टोन ने अलमारी खोली, उसकी सबसे निचली दराज बाहर निकाली और फिर दराज में हाथ डालकर उसने जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक छोटा सा सिगरेट केस मौजूद था। उसने दराज का खाना दोबारा अलमारी में फिट करके उसे बंद कर दिया और फिर सिगरेट केस की साइड में मौजूद सिगरेट केस को उठाए वो कैरन के करीब आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिगरेट केस की साइड में मौजूद बटन दबाकर उसे खोला तो अंदर बाकी सिगरेट मौजूद थे। उसने एक सिगरेट निकालकर उसे उलटकर दोबारा उसी जगह पर रखा और फिर सिगरेट केस बंद करके उसे मेज़ पर रख दिया। चंद लम्हों बाद सिगरेट केस के कोने में सुर्ख रंग का नुक्ता एक दो बार जला बुझा और फिर तारीख हो गया। तो स्टोन ने एक बार फिर सिगरेट केस उठाया और साइड बटन दबाकर उसे खोला। फिर पहले वाले सिगरेट के साथ वाले सिगरेट को उठाकर उसने वापस उसी जगह रखा और सिगरेट केस बंद करके उसे वापस मेज़ पर रख दिया और सिगरेट केस बंद करके उसे वापस मेज़ पर रख दिया। चंद लम्हों बाद सिगरेट केस से एक मशीनी आवाज़ सुनाई दी और सिगरेट केस के दरमियान सुर्ख रंग का एक छोटा सा बल्ब जल उठा। हेलो हेलो, ZC अटेंडिंग, स्टोन ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। उस स्पेशल ट्रांसमीटर में ओवर कहने और बार बार बटन दबाने की ज़रूरत ना थी, इसलिए इस अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी जैसे फ़ोन पर बात होती है। ट्रांसमीटर से निकलने वाली आवाज़ स्टोन और कैरन दोनों को वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। स्पेशल कोड प्लीज़, दूसरी तरफ से कहा गया। A4 वाइट स्टार B1136, स्टोन ने जवाब दिया। कैरन खामोश बैठी हुई थी। कोड आउट, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही सिगरेट केस के दरमियान जलता हुआ सुर्ख रंग का छोटा सा बल्ब बुझ गया, लेकिन स्टोन और कैरन दोनों खामोश बैठे रहे। चंद लम्हों बाद सिगरेट केस से हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही सिगरेट केस के दरमियान सबज रंग का बल्ब जल उठा। हेलो सेक्शन सी मोर हेडक्वार्टर, इस बार एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद भारी था। स्टोन और कैरन अटेंडिंग यू बॉस, स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस घंटे बाद इसी कमरे में फ़ोन पर बात होगी। बात करने वाले का नाम राज होगा, तुमने अपने नाम बताने हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ एक बार फिर सीटी की आवाज़ सुनाई दी और बल्ब बुझ गया। तो स्टोन ने सिगरेट केस उठाकर जेब में डाल लिया। बड़ी सब्र आजमा मराहल होते हैं ये भी, कैरन ने पहली बार बोलते हुए कहा। हाँ, बड़ी तंजीमों को खुफिया रखने के लिए ऐसा करना ही पड़ता है, स्टोन ने कहा। उसके साथ ही वो उठकर एक बार फिर अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी में से शराब की एक बोतल और 2 जाम निकाले और उन्हें लाकर मेज़ पर रख दिया और वो दोनों गिलासों में शराब डालकर चुस्कियाँ ले लेकर पीने लगे। फिर वाकई इस घंटे बाद
मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो स्टोन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्टोन ने कहा। राल्फ बोल रहा हूँ। स्टोन बोल रहा हूँ, कैरन भी मेरे साथ है, स्टोन ने विस्पार लहजे में जवाब देते हुए कहा। कमरा ओपन कर दे, मैं होता रहा हूँ, फिर तफसील से बात होगी। दूसरी तरफ से कहा गया, उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो स्टोन ने रिसीवर रखा, उठकर दरवाजे के साथ स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। उससे पहले की तरह छोटी उंगली स्विच बोर्ड के नीचे छोटे से सुराख में डालकर उसे दाएं बाएं मखसूस अंदाज में घुमाया तो सुरर की आवाज़ के साथ ही सारंग की चादरें खिड़की और दरवाजे के सामने से गायब हो गई। स्टोन ने दरवाजे की चटनी हटाई, वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस, कम इन, स्टोन ने उनकी आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे मोहरे से वो आम ताजर सा लग रहा था। उसके जिस्म पर भी सादा सूट था, उसने सर पर हैट पहन रखा था। मेरा नाम राल्फ है। मेरा नाम स्टोन है और ये मेरी बीवी कैरन, स्टोन ने कहा तो राल्फ ने दोनों से मुसाफिहा किया, फिर कुर्सी पर बैठ गया। स्टोन और कैरन भी बैठ गए। इस बार आपका इंतखाब बड़ी ज़बरदस्त छानबीन के बाद किया गया है, क्योंकि इस बार आपका टकराव एक ऐसी टीम से होने वाला है जिसके सरबराह को बीडी हेडक्वार्टर ने सेफ लिस्ट में रखा है। राल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा तो स्टोन और कैरन दोनों बेएहतियात उछल पड़े। अच्छा, किस मुल्क से उनका ताल्लुक है? स्टोन ने कहा। बरादम एशिया के एक मुल्क पाकिस्तान से। आपका इशारा इमरान की तरफ तो नहीं? स्टोन ने कहा तो इस बार राल्फ बेएहतियात उछल पड़ा। क्या आप उसे जानते हैं? राल्फ ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है कि बामन अपने मिशन में नाकाम रहा। स्टोन ने सवाल का जवाब देने की बजाय एक तवील सांस लेते हुए कहा। वेरी गुड स्टोन, आपकी बहादुरी ने मुझे वाकई बेहद मुतासर किया, वरना मैं सोच रहा था कि न जाने आपको कितनी तफसील बताना पड़ेगी, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मुझे ज़्यादा गुफ्तगू ना करनी पड़ेगी। बहरहाल मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ, पाकिस्तान के एक साइंसदान डॉक्टर शफीक ने राडार के सिलसिले में इंतहाई अहम और इनकलाबी फार्मूला तैयार किया। ये फ़िज़ाई दिफा के सिलसिले में एक ऐसी इजाद थी जिसे सही तौर पर मुस्तकबिल की इजाद कहा जा सकता है। इस फार्मूले पर पाकिस्तान में काम होता रहा और वो आला तैयार कर लिया गया कि हमारी सेक्शन सी मोर को उसकी इत्तला मिल गई। आपको तो मालूम है कि हमारा सेक्शन सी मोर फ़िज़ाई दिफा के सिलसिले में ही काम करता है। चनाचे सेक्शन ने इस फार्मूले की बुनियादी खसूसियात के बारे में छानबीन कराई तो हमारे सेक्शन के साइंसदानों ने उसे अहम करार दे दिया, लेकिन असल मसला ये था कि ये फार्मूला पाकिस्तान में तैयार हो रहा था और मेन हेडक्वार्टर ने पाकिस्तान में बीटी के मिशन को भेजने से मना कर रखा था, क्योंकि बीटी अब इस कदर ताकतवर होने के करीब पहुँच चुका है कि वो पूरी दुनिया पर अचानक कंट्रोल कर ले। इससे ज़्यादा असर दरकार नहीं और बीटी को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की कारकर्दगी और खासतौर पर उसके लीडर अली इमरान के बारे में तफसीली मालूमात हासिल हैं और उस टीम ने बीटी के सुपर एजेंट और गोल्डन एजेंट को शिकस्त भी दे रखी है और एक सेक्शन हेडक्वार्टर भी उनके हाथों तबाह हो चुका है। इसलिए बीटी हेडक्वार्टर नहीं चाहता कि आखिरी दौर में ये टीम बीटी हेडक्वार्टर या उसके किसी सेक्शन हेडक्वार्टर के खिलाफ काम करे। एक्स्ट्रा हेडक्वार्टर जो अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है, उसकी मंजिल पर फिर दूर हो, लेकिन ये फार्मूला इस कदर अहम था कि सी मोर सेक्शन हेडक्वार्टर ने उसे हासिल करने का हतमी फ़ैसला कर लिया और इस सिलसिले में मेन हेडक्वार्टर से मुज़ाकरात किए। फार्मूले की अहमियत को समझने के बाद मेन हेडक्वार्टर ने उसे हासिल करने की इजाज़त दे दी, लेकिन साथ ही सेक्शन हेडक्वार्टर को ये वार्निंग भी दे दी कि अगर फार्मूले के पीछे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसकी तरफ बढ़े तो फिर उसे उसका खात्मा करना होगा, वरना सेक्शन हेडक्वार्टर की मेन इंतज़ामिया को हटा दिया जाएगा। और फिर सेक्शन हेडक्वार्टर को ये भी इजाज़त मिल गई कि अगर इमरान सेक्शन हेडक्वार्टर को आड़े आए तो उसे भी हलाक किया जा सकता है। इस इजाज़त के मिलने पर सेक्शन हेडक्वार्टर ने बहुत सोच विचार के बाद फानलैंड के रेड एरो के आर्थर को ये मिशन सौंप दिया गया। आर्थर ने अपने बेहतरीन एजेंट बामन को ये मिशन सौंपा और बामन ने बड़ी महारत और इंतहाई जहानत से ये मिशन मुकम्मल कर लिया। न सिर्फ फार्मूला बल्कि तैयारशुदा आला भी वो ले आया और आर्थर ने ये दोनों चीज़ें सेक्शन हेडक्वार्टर को भिजवा दी और सेक्शन हेडक्वार्टर से ये दोनों चीज़ें राडार लेबॉरेटरी में भिजवा दी गई। इस तरह बज़ाहिर ये मिशन मुकम्मल हो गया, लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर ने इस सिलसिले में मॉनिटरिंग जारी रखी और फिर सेक्शन हेडक्वार्टर को इल्म हो गया कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को उसका इल्म हो गया है कि ये मिशन बीटी ने मुकम्मल किया। उसके बाद ये इत्तला मिल गई कि उन दोनों ने इस बात का भी खोज लगा लिया है कि ये मिशन बामन ने मुकम्मल किया और बामन का ताल्लुक रेड एरो से है। रेड एरो का चीफ आर्थर है, जिस पर आर्थर और बामन दोनों को सनाकी से निकाल कर टापू जजीरे पर भिजवा दिया गया और बामन के असिस्टेंट राजर के ज़रिए फानलैंड का सबसे खतरनाक ग्रुप ब्लैक गन के ज़रिए जिम्मे ये ड्यूटी लगा दी गई कि वो इन पाकिस्तानियों का खोज लगाए, उन्हें हलाक करे और ब्लैक गन के पास ऐसे सेक्शन मौजूद हैं जो गैर मुल्की अफराद के मेकअप की चेकिंग मखसूस कैमरों से कर सकते हैं। उनके पास किलिंग सेक्शन भी है जो निशानदेही पर एक लम्हे में मतलूबा टारगेट को हिट कर देते हैं। इसलिए हेडक्वार्टर मुतमईन था कि ये बज़ाहिर आम गुंडे उन लोगों का खात्मा कर देंगे, लेकिन नतीजा उसके उल्ट निकला। एक ग्रुप ब्लैक गन के मखसूस क्लब में पहुंच गया, उन्होंने उसके इंचार्ज रिचर्ड को हलाक कर दिया। उसके बाद ब्लैक गन के चीफ रोडनी के भाई बर्कले के ज़रिए वो वापस चले गए और उन्हें किस तरह ये मालूम हो गया कि आर्थर टाबू में मौजूद है। वो टाबू रवाना हो गए।
इसकी इतला राजर को हो गई। राजर ने बामन को इतला दे दी। बामन ने आर्थर को इतला दी और आर्थर ने सेक्शन हेडक्वार्टर को, तो आर्थर को फौरी तौर पर टाबू से निकालकर नाराग भिजवा दिया गया। आर्थर सरकारी और रहम आदमी, इसलिए उसे हलाक ना किया जा सकता था। उधर बामन ने टाबू में मौजूद बीटी ग्रुप के जरिए उनका सुराह लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। तो उसने राजर और उसके ग्रुप को टाबू काल कर लिया, लेकिन फिर उसे इतला मिली कि राजर को उसके ऑफिस में हलाक कर दिया गया है और उसे हलाक करने से पहले उस पर बेपनाह तशद्दुद भी किया गया और किसी को इल्म तक नहीं हो सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि एक औरत और 2 मर्द राजर से मिलने आए, जबकि ब्लैकगन क्लब पहुंचने वाले ग्रुप में एक औरत और 3 मर्द शामिल थे। जिस वक्त राजर के साथ ये हरकत हुई उस वक्त तक ब्लैकगन क्लब पहुंचने वाला ग्रुप टाबू पहुंच चुका था। इसका मतलब था कि ये दूसरा ग्रुप है। बहरहाल राजर को जो कि बामन के बारे में मुकम्मल मालूमात थी, इसलिए सेक्शन हेडक्वार्टर ने बामन को फौरी तौर पर नाराग भिजवा दिया। अब आर्थर और बामन दोनों अंडरग्राउंड हो चुके हैं। राल्फ ने तफसील बताते हुए कहा, तो फिर अब क्या होगा? ये लोग खुद ही टकरे मारकर वापस चले जाएंगे। स्टोन ने कहा, नहीं, सेक्शन हेडक्वार्टर को मालूम है ये लोग नाकाम वापस नहीं जाते और ना आज तक गए हैं, इसलिए लाजमन अब ये सेक्शन हेडक्वार्टर या उस लेबॉर्ट्री का सुराह लगाने की कोशिश करेंगे जहाँ फार्मूला है। और उस सीक्रेट सर्विस के बारे में हैरत अंगेज़ बात ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं से बहरहाल सुराग मिल जाता है। इसलिए अब जब तक ये लोग या कम अज़ कम इमरान ख़त्म ना हो जाए, ये खतरा किसी सूरत टल नहीं सकता। चनाचे सेक्शन हेडक्वार्टर ने उनके मुकाबले के लिए तुम दोनों का इंतखाब किया है। रास ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। तो ये दोनों ग्रुप इस वक्त टाबू में हैं? स्टोन ने पूछा। हाँ, बज़ाहिर आर्थर और बामन के पीछे ये लोग टाबू पहुँचे हैं। तो अब या तो ये टाबू सेक्शन से हेडक्वार्टर का सुराह लगाएंगे या दूसरी सूरत में उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये दोनों नाराग जा चुके हैं, तो ये नाराग चले जाएंगे। राल्फ ने कहा, लेकिन क्या बामन या आर्थर को सेक्शन हेडक्वार्टर या उस लेबॉर्ट्री के बारे में इल्म है? स्टोन ने कहा, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? आप सेक्शन हेडक्वार्टर के सुप्रीम एजेंट हैं, क्या आपको इल्म है? नहीं, लेकिन जब उन दोनों को इल्म नहीं तो फिर ये लोग उनसे क्या मालूम कर सकेंगे? एक बात, और दूसरी बात ये कि टाबू जैसे जजीरे पर उन्हें कैसे मालूमात मिल जाएंगी? इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये खुद ही टकरे मार कर वापस चले जाएंगे। स्टोन ने कहा, मिस्टर स्टोन, कितनी बार बताऊं कि सेक्शन हेडक्वार्टर इस बारे में कंफर्म है कि ये लोग फार्मूला या वो आला हासिल किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। राल्फ ने इस बार कदर सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? स्टोन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, सादा सा मिशन है कि चाहे तो टाबू जाओ चाहे नाराग जाओ, तुमने इस इमरान का खसूसी तौर पर और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का अमूमी तौर पर खात्मा करना है। तुमने खुद ही उन्हें तलाश करना है, खुद ही उनके खिलाफ प्लानिंग करनी है, उनका खात्मा करना है। अगर तुम नाकाम रहे तो खुद जानते हो कि नाकामी का क्या मतलब होता है, और अगर कामयाब रहे तो हो सकता है कि तुम्हें बीटी में कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। राल्फ ने कहा, क्या बीटी के टाबू में मौजूद ग्रुप ने उसके बारे में कोई क्लू हासिल नहीं किया? स्टोन ने पूछा। नहीं, बावजूद कोशिश के वो कोई क्लू हासिल नहीं कर सके। राल्फ ने जवाब दिया, क्या मैं बामन से बात कर सकता हूँ ताकि टाबू में उससे कोई बुनियादी मालूमात हासिल कर सकूँ? स्टोन ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, ना सिर्फ बामन बल्कि आर्थर से भी बात कर सकते हो। तुम सेक्शन हेडक्वार्टर की सुपर एजेंट हो, जबकि वो सिर्फ एक छोटे से सेक्शन के लोग हैं। राल्फ ने जवाब दिया और साथ ही उसने जेब से एक कार्ड निकाल कर स्टोन की तरफ बढ़ा दिया। इस कार्ड पर उनके मौजूदा पते और फ़ोन नंबर मौजूद है। अब मुझे इजाज़त। राल्फ ने उठते हुए कहा, थैंक यू राल्फ, तुमने कुछ पिया नहीं? अरे नहीं, मैं ड्यूटी पर हूँ, गुड बाय, राल्फ ने कहा और तेज़ से कदम उठाता वो मुड़ा और फिर दरवाज़ा खोल कर बाहर चला गया। तो स्टोन ने भी एहतियात एक तवील सांस लिया। तुम्हारी हिचकिचाहट बता रही थी स्टोन कि तुम उस इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से खौफजदा हो। कैरन ने होंठ चबाते हुए कहा। तो स्टोन बे एहतियात हंस पड़ा। तुम्हें नहीं मालूम कि ये राल्फ इस बात को चेक करने आया था कि क्या हमें ये मिशन दिया जाए या नहीं? अगर मैं ये बातें ना करता तो ये मिशन हमें ना मिलता और राल्फ उठकर चला जाता। स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब, ये क्या बात हुई? कैरन ने हैरत भरे लहजे में कहा, जब भी सेक्शन हेडक्वार्टर किसी आदमी को किसी सुपर एजेंट के पास भिजवाता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो चेक करके मिशन दे, वरना अगर मिशन देने का फैसला हो चुका हो तो राल्फ को ना भेजा जाता। कल यहाँ अलमारी से ही निकल आते। ये भी चेकिंग का एक अनोखा अंदाज है कि मिशन से बेनियाजी दिखाई जाए। अगर मैं इश्तियाक जाहिर करता तो उससे भी यही समझा जाता कि मैं इस मिशन के सिलसिले में जज्बाती हो रहा हूँ, और जज्बाती आदमी कम अज़ कम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकता। तुम्हारी आदत मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे मौक़ों पर पुरहाश खामोश रहती हो, इसलिए मैंने जानबूझकर ये बातें की और तुमने देखा कि मिशन हमें मिल गया। अरे अच्छा, मैं गलत समझी थी, कैरन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो स्टोन ने मेज़ पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और कार्ड पर मौजूद बामन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इससे पहले उसने नाराग के राब्ता नंबर प्रेस कर दिए थे। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और सिर्फ एक ही लफ्ज़ सुनते ही स्टोन पहचान गया कि ये बामन की आवाज़ है, क्योंकि बामन उसका इंतहाई गहरा दोस्त भी था और उसका क्लास फेलो भी रहा। और पाकिस्तान जाने से पहले बामन उससे मिलने सिलवाकिया आया था, इसलिए उसे मालूम था कि बामन पाकिस्तान बीटी के मिशन पर जा रहा है। बामन को चूँकि मालूम था कि स्टोन क्रीमिया में रहते हुए उस इमरान के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, इसलिए वो पाकिस्तान जाने से पहले
खास तौर पर उससे मिलने आया था और स्टोन ने उसे खसूसी तो हिदायत भी दी थी। स्टोन बोल रहा हूँ बामन। स्टोन ने कहा, अरे तुम क्या मतलब, तुमने मेरा ये नंबर कैसे हासिल कर लिया? ये नंबर खास तौर पर मुझे दिया गया है ताकि मैं ये बामन से बात कर सकूँ। स्टोन ने कहा, ओह तो ये बात है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथ में का मिशन तुम्हें दिया गया है। वेरी गुड, फिर तो तुम खुशकिस्मत हो। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि किसी तरह मुझे उनके मुकाबले की इजाज़त मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ नालायक भिजवा दिया गया। बामन ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुशी मनाओ कि तुम्हें सिर्फ अंडरग्राउंड किया गया है, वरना एसएच तुम्हें ऑफ भी कर सकता था। स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ना ही मुझे एसएच के बारे में कुछ मालूम है, ना ही लेबॉर्ट्री के बारे में, फिर मुझे क्यों अंडरग्राउंड किया गया है? बामन ने कहा, इसलिए कि वो तुम्हें ज़ाया नहीं करना चाहते। तुमने पाकिस्तान में मिशन मुकम्मल किया, इसलिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लामहला तुम्हारा तो हाथमा कर देती। स्टोन ने कहा, वहाँ वाकई ये बात है। और अब मेरी समझ में बात आई, बहरहाल बताओ कैसे फ़ोन किया? बामन ने कहा, तुम सिर्फ ये बता दो कि टाबो में या सनाकी में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसे ये लोग एसएच या लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। स्टोन ने कहा, नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं। जब मुझे और बॉस आर्थर को भी मालूम नहीं तो किसी और को कैसे मालूम हो सकता है? बामन ने जवाब दिया। ये फार्मूला तुम्हारे बॉस आर्थर ने कैसे सेक्शन हेडक्वार्टर भिजवाया? स्टोन ने पूछा। सेक्शन हेडक्वार्टर ने खुद ही तरीका बताया था और स्नाकी के एम्पीरियल बैंक की मेन ब्रांच में एक महसूस लाकर लिया गया और फार्मूला उस लाकर में रख दिया गया और बस उसके बाद लाकर हाली। बामन ने जवाब दिया। इस बारे में किस किस को मालूम था? स्टोन ने पूछा। बॉस आर्थर की सेक्रेटरी ने लाकर बुक कराया और बॉस आर्थर ने खुद जाकर लाकर में फार्मूला रखा। बामन ने जवाब देते हुए कहा, फिर तो यही हो सकता है कि मैं तुम्हारी मेकअप में टाबू पहुंच जाऊं। इस तरह वो लोग खुद ही मुझसे आर्डर कराएंगे, वरना तो उन्हें ट्रेस करना ही मुश्किल हो जाएगा। स्टोन ने कहा, वो टाबू में ही मुझे तलाश कर रहे होंगे। तुम टाबू पहुंच जाओ। एक औरत और 3 मर्दों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है और एक औरत और 2 मर्दों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप है। वैसे मैंने वहाँ से आते हुए बीटी के ग्रुप को वहाँ भिजवा दिया था ताकि वो मेरे बारे में मालूमात हासिल ना कर सके, और बॉस आर्थर का भी वहाँ बिजनेस क्लोज कर दिया गया है। बामन ने बताया। ठीक है, अब ऐसा ही करना चाहिए। ओके, गुड बाय, स्टोन ने कहा और कैडल दबाया। टोन आने पर उसने एक बार फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लार्सन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होती एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। स्टोन बोल रहा हूँ लार्सन। स्टोन ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा मुदबाना हो गया। 4 स्पेशल मेंबर्स स्पेस एयरपोर्ट पहुंचकर टाबो के लिए तैयारा चार्टर कराओ। मैं और कैरन वहां पहुंच रहे हैं। स्पेशल असलाह साथ ले लेना और टाबो में रिहाइश का इंतज़ाम पहले कर लेना। स्टोन ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और स्टोन ने रिसीवर रख दिया। आओ कैरन, अब हम भी इस मिशन पर काम करने की तैयारी कर लें, फिर एयरपोर्ट चलेंगे। स्टोन ने उठते हुए कहा तो कैरन भी सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? कैरन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हाँ हाँ बताओ, मुझे मालूम है कि तुम्हारा जहन प्लानिंग बनाने में माहिर है और जब खामोश हो जाती हो तो तुम्हारा जहन प्लानिंग पर ही काम करता रहता है। स्टोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहाँ अपने आप को इस तरह जाहिर करूँ जैसे मेरा ताल्लुक बीटी से हो। लामहला वो लोग मेरी तरफ मुतवज्जा होंगे तो हम उन्हें ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद उनका आसानी से हाथ ना हो जाएगा। कैरन ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, लेकिन कैसे जाहिर करोगे? क्या वहाँ के अखबार में इश्तहार दोगे? स्टोन ने कहा, तंज मत करो, तुम नहीं जानते कि अगर उन्हें फौरी ट्रेस ना किया गया तो वो लोग टाबो से चले जाएंगे, फिर उन्हें ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। टाबो में एक मुखबरी करने वाला ग्रुप है जिसका चीफ लार्सन है। लॉरेंस नाराक में रहा और थोड़ा अर्सा पहले टाबो में शिफ्ट हुआ है। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कैरन ने कहा, ओह वेरी गुड, मैं समझ गया, मैं जानता हूँ लॉरेंस को। लेकिन ये लोग भी वहाँ लॉरेंस की खिदमत हासिल करेंगे और तुम लॉरेंस को कह दोगे कि वो तुम्हें बीटी की एजेंट के तौर पर पेश करें। वेरी गुड, ये वाकई बेहतरीन प्लानिंग है। स्टोन ने कैरन की बात काटते हुए कहा तो कैरन बेएहतियात मुस्कुरा दी। अब समझ में आई बात, फिर देखना कि क्या होता है। कैरन ने मुस्कुराते हुए स्टोन असबात में सर हिला दिया। होटल किंग के कमरे में जूलिया अपने साथियों तनवीर सफदर कैप्टन शील के साथ मौजूद थी। उन्हें यहाँ आए हुए 2 रोज़ हो गए थे और उन 2 रोज़ में उन्होंने आर्थर को तलाश करने की बेहद कोशिश की, लेकिन अब वो इस हतमी नतीजे पर पहुँच चुके थे कि आर्थर टाबो से किसी नामालूम मुकाम की तरफ चला गया है। आर्थर का बिजनेस सेंटर भी क्लोज हो चुका है और अब वो कमरे में बैठे इस बात पर बहस कर रहे थे कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए कि अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी, जो कि ये कमरा जिसमें इस वक्त वो सब मौजूद थे जूलिया के नाम पर बुक था, इसलिए जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, फ़ैनी बोल रही हूँ, जूलिया ने बदले हुए लहजे में कहा। कमाल है, यहाँ टाबू में फ़ैन भी मुज़क्कर मोनस होते हैं। हैरत है, फ़ैन की मोनस फ़ैनी। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने असल लहजे में ही बात कर रहा था। तुम कहाँ से बात कर रहे हो, और वो भी असल लहजे में क्यों? जूलिया ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा तो उसके साथ ही जूलिया की बात सुनकर बेएहतियात चौंक पड़े और जूलिया ने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। सांप निकल जाए तो उसकी लकीर पीटते
तो उसकी लकीर पीटते हुए जो कोसने दिए जाते हैं उसका लुत्फ़ असल ज़ुबान और लहजे में आता है। गैर मुल्की ज़ुबान और लहजे में तो दुआएं देने का भी मज़ा नहीं आता, कोसने देने का लुत्फ़ कैसे आ सकता है। वैसे इसी होटल के कमरे से बोल रहा हूँ, मेरी और मेरे साथियों की भी वही कैफियत है जो तुम्हारी और तुम्हारी साथियों की होगी। कि चलो अब क्या किया जाए। इमरान की ज़ुबान ज़ाहिर है चल पड़े तो आसानी से नहीं रुक सकती, और इमरान की आवाज़ और बातें सुनकर जूलिया के साथी भी बेएहतियात मुस्कुरा दिए। ओह, तो तुम लोग भी टाबू पहुंच गए हो, लेकिन तुम तो बामन के पीछे थे, क्या बामन भी टाबू पहुंच गया है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने पहले ही शाम की लकीर पीटने की बात की है, और जब शाम भी ना हो तो बीन बेचारी क्या करेगी वहाँ रहकर। इमरान ने जवाब दिया। ओह अच्छा, ठीक है, तो फिर आ जाओ ताकि मिलकर इस बारे में गौर करें। जूली ने कहा, रिसीवर रख दिया। वैसे उसका सुता हुआ चेहरा इमरान की बात सुनकर बेएहतियात खिल उठा था। इसका मतलब है कि बामन यहाँ नहीं, और वो भी आर्थिक की तरह यहाँ से निकल गया है। सफदर ने कहा, हाँ, वरना इमरान कभी इस तरह खुलकर बात ना करता। वैसे ये अच्छा हुआ, वरना मुझे असल हदशा यही था कि इमरान अगर हमसे आगे बढ़ गया तो उसने हमेशा के लिए हमारा जीना हराम कर देना है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वो शैतानी जहन का मालिक है, इसलिए उसने कोई ना कोई पहलू पारहाल सोच रखा होगा आगे बढ़ने का। तन्वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, सोच रखा होता तो आगे बढ़ चुका होता। बहरहाल उसे आने दो, फिर बात होगी। जूलिया ने कहा तो तन्वीर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सफदर ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि दरवाजे पर वेस्टर्न कामन के 3 बाशिंदे खड़े थे, एक औरत और 2 मर्द। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एक मर्द ने कहा तो सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए पीछे हट गया। हैरत है, इस बार आपने बिल्कुल ही मुख्तलिफ मेकअप कर रखा है, मैं तो पहचान ही नहीं सका। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं, शर्मिंदगी से बचने के लिए यही कुछ कर सकता था। इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्या मतलब, कैसी शर्मिंदगी? जूलिया ने हैरान होकर कहा, एक वक्त ऐसा था जिस वक्त मिस जूलिया के जब आतिश जवान था, उस वक्त अली इमरान नामी एक शख्स की शोहरत के 4 वांग आलम में डंके बजते थे, क्योंकि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का लीडर था। लेकिन फिर बेचारा आतिश बूढ़ा हो गया, और वो दिन हवा हो गए जब पसीना गुलाब हुआ करता था। और बेचारा अली इमरान अब सीक्रेट सर्विस का लीडर तो एक तरफ आम सा मेंबर भी ना रहा। अलबत्ता उसकी हालत ज़ार पर रहम खाते हुए उसे टीम के साथ भेज दिया गया कि चलो एक छोटा सा चेक उसी बहाने से दे दिया जाएगा, ताकि बेचारा ज़िंदगी के बाकी दिन किसी न किसी तरह काट ले। इमरान ने इंतहाई अफसरदा से लहजे में कहा। उसका अंदाज़ और लहजा वाकई ऐसा था जैसे वो इंतहाई अफसरदा हो, और तमाम साथी बेएहतियात हंस पड़े। हंस लो, हंस लो, हंस लो, ये वक्त सब पर आ सकता है। अगर आज मुझ पर आ गया तो कल किसी और पर भी आ सकता है। इमरान ने और ज़्यादा अफसरदा लहजे में कहा। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे अभी उसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लग जाएंगे। लेकिन इमरान साहब, हमने तो आपको अमली तौर पर इंचार्ज बना दिया था, फिर क्या हुआ? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो सब जानती थी कि इमरान अदाकारी कर रहा है। होना क्या था, नाकामी है। रात पर आदमी कब तक चल सकता है। जब मैं ऐसा लीडर था तो मिशन मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा रहता था, कामयाबी मेरे कदमों में लूटती रहती। लेकिन जब से मुझे हैरात के तौर पर लीडर बनाया गया है, मिशन ने हाथ बांधने की बजाय उल्टा मुझ पर हाथ छोड़ने शुरू कर दिए, और कामयाबी ने मेरे कदमों में लौटने की बजाय मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी। इसलिए मैं बाज आया इस हैराती लीडर बनने से। इमरान ने भराए हुए लहजे में कहा, सीधी तरह कहो कि तुम बामन को यहाँ तलाश करने में नाकाम रहे हो। हाँ हाँ, ये फजूल किस्म की अदाकारी करने का फ़ायदा? जूली ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे एक बात है जूलिया के, इमरान साहब अच्छे भले थे, बस आपको देखते हुए न जाने क्या दौरा पड़ जाता है कि उन्हें बसोरने की अदाकारी शुरू कर देते हैं। सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत बुरा अय्यार है सालिया। इसने ये सब कुछ इसलिए कहा कि मुझे जता सके कि मैं लीडर बनने के बाद भी नाकाम रही हूँ। ये मुझ पर तंज कर रहा है। मैं समझती हूँ इसके लग रग को। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या कह रही हो? नाकाम हो तुम्हारे दुश्मन? मेरा मतलब है तनवीर। इमरान ने बेसाता अंदाज में कहा तो कमरा बेएहतियात कहकहों से गूंज उठा। मैं क्यों होने लगा जूलिया का दुश्मन? ये तुम हो जो जूलिया की कामयाबी से हसद रखते हो। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, जूलिया कामयाब हो चुकी, मुबारक हो। कब मिठाई खिला रही हो बहन की कामयाबी पर? इमरान ने चौंकर कहा तो कमरा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। ये बातें छोड़ो, हमने मिशन मुकम्मल करना है, और हमारी ये हालत है कि यहाँ पहुँचकर हम बेबस होकर रह गए हैं। आगे बढ़ने का कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। जूलिया ने संजीदा लहजे में कहा, मिल जाएगा, अलबत्ता थोड़ी सी रकम खर्च करना पड़ेगी। इमरान ने कहा तो जूलिया समेत सब साथी बेएहतियात हंस पड़े। क्या मतलब, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मतलब है कि क्लू हासिल करने के लिए रकम खर्च करना पड़ेगी। इससे ज़्यादा सिली ज़ुबान कहाँ से लाऊं? इमरान ने कहा, वो किस तरह? जूलिया ने पूछा। यहाँ मुहब्बरी करने वाला एक नेटवर्क मौजूद है, उससे मालूमात हासिल की जा सकती, लेकिन वो रकम लेगा।
इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, मुझे तो मालूम ही ना था कि यहाँ कोई ऐसा नेटवर्क है। अगर तुम्हें मालूम है तो तुमने उससे मालूमात क्यों ना हासिल की? जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। मुझ पर सीक्रेट सर्विस की तरफ से पाबंदी आयद हो चुकी है कि मैं मालूमात नहीं खरीदूंगा। मैं खुद पुराने ज़माने के खोजियों की तरह पैरों के निशानात तलाश करता हुआ मुजरिमों तक पहुँचूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूँ कि एक तो यहाँ की सड़कें पुख्ता हैं, दूसरा मुजरिमों ने अब नंगे पैर होने की बजाय बड़े कीमती जूते पहनने शुरू कर दिए हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो जूलिया ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया, क्योंकि उसे क्या सबको ये याद आ गया कि उन्होंने खुद ही इमरान पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो फ़ोन पर भी मालूमात नहीं खरीदा करेगा, क्योंकि इस तरह उन सबको काम करने का मौका नहीं मिलता। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यहाँ मुखबिर का नेटवर्क मौजूद है? क्या तुम पहले यहाँ इस छोटे से जजीरे पर आए हो? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। अलबत्ता जहाँ तक मुखबिर के नेटवर्क का ताल्लुक है तो ये बात तो बहरहाल तयशुदा है कि जहाँ मुजरिम होंगे वहाँ मुखबिर के नेटवर्क भी लाजमन होंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम कैसे मालूम करोगे? जूलिया ने बच्चों की तरह सवाल करते हुए कहा। रकम खर्च करना पड़ेगी, किसी भी बूढ़े वेटर से मालूम किया जा सकता है। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया बेएहतियात हंस पड़ी। अब मुझे समझ आ गई कि चीफ तुम्हें क्यों लीडर बनाता है। तुम वाकई पैदाइशी लीडर हो, इसलिए मैं चीफ से भी बात करती हूँ। जूलिया ने कहा। रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। 1 मिनट मिस जूलिया, सरदर ने कहा तो फ़ोन की तरफ बढ़ता हुआ जूलिया का हाथ रुक गया। क्या बात है मिस जूलिया? आप तो कह रही हैं कि आप इमरान की रग रग से वाकिफ़ हैं, उसके बावजूद आप यहाँ से चीफ़ को फ़ोन करने जा रही हैं। पहली बात तो ये कि चीफ़ को यहाँ से फ़ोन करना अपनी शनाख्त ज़ाहिर करने के बराबर है। हमारा मिशन ब्लैक थंडर के खिलाफ है, किसी आम मुजरिम तंजीम के खिलाफ नहीं। इसलिए ये फ़ोन कॉल हमारे लिए अदाब भी बन सकती है। दूसरी बात यह है कि चीफ़ को हमने ही इस बात पर मजबूर किया कि इमरान को लीडर ना बनाया जाए। अब आप अपनी नाकामी का एतराफ़ करने जा रही हैं। सफदर ने कहा। मैं वाकई चीफ से खुलकर बात करूँगी कि हमारा ख्याल गलत था, असल लीडर इमरान ही है। जूलिया ने कहा। लेकिन चीफ को बताने की ज़रूरत क्या है जब हमने अजहुद इमरान को लीडर मान लिया है? सफदर ने कहा।